अध्याय 63 स्काईनेट संगठन। इस समय उसे राघव के साथ हुई पिछली बातचीत याद आ गई। उस समय राघव ने कहा था कि उसकी दृष्टि सीमित है और उसे नहीं पता कि दुनिया में कई शक्तिशाली गुरु हैं। उस समय उसने भी उसकी बात को हल्के में लिया था, ये सोचकर कि दूसरा पक्ष उसका मजाक उड़ा रहा है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि राघव की बात सच है। उसके सामने खड़े दो रहस्यमय लोग बहुत शक्तिशाली हैं, यहाँ तक कि वे उसकी उम्मीदों से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं। ललिता ने अपना पेट पकड़ लिया, उसकी चेतना धुंधली हो रही थी। पिछली लात इतनी भयानक थी कि अब उसमें प्रतिरोध करने की कोई शक्ति नहीं बची थी। दूसरी ओर डिमरू और यश राठौर मुस्कुराते हुए आगे बढ़े। छोटी सुंदरी, मैंने तुमसे कहा था कि विरोध मत करो, लेकिन तुमने नहीं सुना। अब ठीक है, तुमने भुगत लिया, डिमरू ने व्यंग्य करते हुए कहा। दूसरी ओर यश राठौर भी अधीर थी। उससे क्या बकवास कर रहे हो, बस कपड़े उतारो, यहाँ आओ। यहाँ मुझे अच्छा लगता है। डिमरू की आंखें चमक उठीं और सारी आबादी पीछे छूट गई। धिक्कार है। ये सुनकर ललिता का मन मरने को तड़पा और वह इन दोनों के हाथों में कभी नहीं पड़ना चाहती थी, इसलिए वह खंजर से अपनी जान देना चाहती थी। अगले ही पल उसने अपने पास रखे खंजर को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन डिमरू ने उसे लात मारकर दूर कर दिया। बेकार है, संघर्ष करना बंद करो, आज्ञाकारी होकर मजे करो। दोनों मुस्कुराए और शुरू करने ही वाले थे, तभी पीछे से हवा में कुछ टूटने की तेज आवाज आई। आवाज इतनी तीखी थी कि मानो कोई धमाका हो गया हो। ये सुनकर डिमरू तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा एकदम बदल गया और वह तेजी से पीछे हट गया। उसी समय उसके बगल में खड़ा यश राठौर भी पीछे हट गया। एक पत्थर आसमान में टूटते तारे की तरह चमक उठा। कौन है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम पर हमला करने की? मुझे नहीं पता कि मैं जीऊं या मरूं। घुटनों के बल बैठ जाओ और मर जाओ, डिमरू और यश राठौर ने ठंडी आवाज में कहा और साथ ही चारों ओर देखा। दोनों के चेहरे उदास थे, क्योंकि वे बहुत घृणा से भरे हुए थे। वे इस छोटी सी सुंदरी का इस्तेमाल करने ही वाले थे, लेकिन इस समय किसी ने उन्हें रोक दिया। यह एक अक्षम्य पाप था। उन्होंने कसम खाई कि पकड़े जाने पर वे अपने हजारों टुकड़े टुकड़े कर देंगे। जमीन पर ललिता ने राहत की सांस ली। क्या कोई गोली चलाने वाला है? खैर, अब स्थिति बदल गई है। हे, दो बड़े आदमी एक औरत को धमका रहे हैं। तुम दोनों तो हद से ज्यादा बेशर्म हो, है ना? इसी क्षण एक व्यंग्य भरी मुस्कान आई और फिर सबके सामने एक आकृति प्रकट हुई। तुम कौन हो? हमारी देखभाल करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? डिमरू और यश राठौर की आंखों में हत्या का भाव था। ललिता ने भी बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोलीं और आगे देखा। हालांकि उसे केवल पीठ ही दिखाई दी। ये कौन है? यह इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? क्या ये राघव हो सकता है? ललिता के मन में ऐसा विचार आया, लेकिन जल्द ही उसे संदेह होने लगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, उस लड़के में इतनी शक्ति कैसे हो सकती है? सिर्फ एक पत्थर से दोनों गुरु डरकर भाग गए। महामहिम कौन है और आप हमारे अच्छे कामों को क्यों बर्बाद करना चाहते हैं? डिमरू ने ठंडे स्वर में पूछा। मैं कौन हूं, ये जानने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, राघव ने व्यंग्य किया। हाँ, जो आकृति प्रकट हुई वह राघव ही था, बस अब उसने अपने चेहरे पर नकाब पहन रखा है, इसलिए दूसरे उसे पहचान नहीं पा रहे हैं। जहां तक मेरे दखल देने की बात है, आप तो प्रभारी हैं। मैं संभाल लूंगा, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे काट लो। मौत को दावत दे रहे हो? ये सुनकर डिमरू और यश खून की उल्टी करने लगे। वे दोनों उस्ताद हैं और कोई भी उन्हें आम दिनों में उकसाने की हिम्मत नहीं करता, आज जैसी उकसाहट तो दूर की बात है। लड़के, तुम खुद मौत को दावत दे रहे हो, हमें दोष मत दो। डिमरू की आवाज़ बर्फीली जानलेवा भावना से भरी थी और उससे एक भयानक आभा निकल रही थी। आम लोग इस आभा को महसूस करते ही डर से कांप उठेंगे, पेशाब करने से भी डर जाएंगे और कोई प्रतिरोध नहीं कर पाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ राघव का कोई असर नहीं हुआ और उसके चेहरे पर तिरस्कार भरी मुस्कान थी। बेशक दूसरा पक्ष इसे देख नहीं सकता, सिर्फ तुम दोनों छोटे चींटियों मुझसे भी पंगा लेना चाहते हो। लगता है तुम्हें सच में जीना मरना नहीं आता, लापरवाही से काम कर रहे हो। मुझे लगता है कि तुम्हें जीना मरना नहीं आता। लड़के, क्या तुम जानते हो कि हम दोनों कौन हैं? डिमरू ने ठंडे लहजे में कहा। ओह, तुम दोनों की अभी भी पहचान है, राघव ने आंखें सिकुड़ते हुए कहा। बताओ तो सही, तुम दोनों की हैसियत देखकर क्या तुम मुझे डरा सकते हो? सच कहूं तो राघव ने इन दोनों पर जरा भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इस तरह का व्यक्ति आम लोगों की नज़र में तो उस्ताद होता है, लेकिन उसकी नज़र में वह चींटी जैसा कुछ भी नहीं है। हालांकि सामने वाले दोनों को ये पता नहीं था, उन्हें लगा कि राघव उन्हें उकसा रहा है। उसने ठंडे स्वर में कहा, लड़के ध्यान से सुनो, हम दोनों स्काईनेट संगठन के सदस्य हैं। स्काईनेट संगठन? ये सुनकर राघव स्तब्ध रह गया। दूसरी ओर जमीन पर गिरी ललिता की आंखें भी एकदम सिकुड़ गईं। एक पुलिस अधिकारी होने के नाते उसने स्वाभाविक रूप से स्काईनेट संगठन के बारे में सुना होगा, जो दुनिया का सबसे बड़ा अंधकार में संगठन है।
लेकिन राघव ने मुंह बनाते हुए कहा, स्काईनेट संगठन, अर्थनेट संगठन। क्या तुम्हें लगता है कि यह नाम मुझे डरा सकता है? ये सुनकर डिमरू और यश हंस पड़े। लगता है तुम सच में मूर्ख हो। मैंने सोचा था कि तुम एक माहिर हो, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुमने स्काईनेट संगठन के बारे में भी सुना होगा। लड़के, ध्यान से सुनो, अंधकार में जगत में हमारा स्काईनेट संगठन सबसे बड़ा है। अन्य गौरवशाली पथों की तरह नरक और दुनिया में सबसे शक्तिशाली है एजियोर ड्रैगन सोसाइटी की टॉवर। वे हमसे कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करते। तुम्हें पता है, हम अंधकार में जगत के सम्राट हैं। दोनों सही थे। स्काईनेट संगठन अंधकार में जगत में एक बहुत ही भयानक अस्तित्व था। ललिता ये बात अच्छी तरह जानती थी। अन्य गौरवशाली पथों की बात करें तो ललिता ने रहस्यमय की टॉवर के बारे में सुना था। यह अंतर्राष्ट्रीय अंधकार में संगठनों में एक बहुत ही भयानक अस्तित्व है। अधिकांश लोग बिल्कुल नहीं जानते, लेकिन जो सब कुछ जानते हैं उनका नाम सुनकर कोई नहीं डरेगा। दूसरी ओर राघव की आंखों में चमक आ गई। स्काईनेट संगठन, भला वह इसे कैसे नहीं जान सकता था? वह दूसरे पक्ष की तलाश कर रहा था, लेकिन दूसरा पक्ष बहुत रहस्यमय था। लेकिन उसने अब तक स्काईनेट संगठन के किसी सदस्य से मिलने की उम्मीद नहीं की थी, और भगवान सच में उसकी मदद कर रहे हैं। पहले तो उसने सोचा था कि ये दो साधारण मास्टर हैं, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वे वास्तव में स्काईनेट संगठन के सदस्य हैं। इस स्थिति में उसे कुछ विशेष उपाय करने होंगे। लेकिन अगले ही पल उसके होंठों के कोने पर एक खूनी मुस्कान आ गई। तुमने क्या कहा कि हिम्मत नहीं करेगा? बिल्कुल, की का बॉस फाल्कन। क्या तुमने उसके बारे में सुना है? भाड़े के सैनिकों का राजा, सुपर सैनिकों का राजा। उसे शीर्ष मास्टर कहा जा सकता है। लेकिन क्या हुआ? वह हमारे स्काईनेट संगठन का विरोध करने की हिम्मत नहीं करेगा। अब तुम्हें पता चल गया होगा कि हम कितने अच्छे हैं। अध्याय 64 गुप्त हथियार। की के बॉस फाल्कन। क्या तुमने उसके बारे में सुना है? भाड़े के सैनिकों का राजा, सुपर सैनिकों का राजा। उसे शीर्ष मास्टर कहा जा सकता है। लेकिन क्या हुआ? वह हमारे स्काईनेट संगठन का विरोध करने की हिम्मत नहीं करता। अब तुम्हें पता चल गया होगा कि हम कितने अच्छे हैं। हाँ, ये सुनकर राघव अपने प्रतिद्वंद्वी को लात मारने के लिए बेताब हो गया। वह स्काईनेट संगठन से मुकाबला करने की हिम्मत नहीं करता। क्या मजाक है? तुमने मुझे हराया था। बस तुम लोग ऐसे हो जो अपना सिर छिपाकर पूंछ दिखाते हो और कुछ पता नहीं चलता। बेशक राघव ने ये शब्द दूसरे पक्ष से नहीं कहे, और कहने की कोई जरूरत भी नहीं थी। सामने वाले दोनों लोग भी अधीर हो गए। लड़के, ये जानकर तुम चैन से मर सकते हो। दोनों ने ताना मारा और शुरू करने की तैयारी की। मुझे तुमसे मिलने दो, डिमरू ने ठंडे लहजे में कहा। इससे पहले एक पत्थर से डरकर वह पीछे हट गया था, जिससे उसका चेहरा उतर गया था, इसलिए अब वह खुद ही दूसरे पक्ष को निपटाना चाहता है। वह चीते की तरह अपने कदम पटकता हुआ तेजी से आगे बढ़ा। उसकी गति चौंकाने वाली थी। पलक झपकते ही वह राघव के पास पहुंचा। उसके हाथ पंजों में बदल गए और उसने उसे हवा में ही पकड़ लिया। इस पकड़ से हवा में एक तीखी आवाज गूंजी। ऐसा लगता है जैसे पहाड़ में भी छेद मिल जाए। ईगल क्लॉ तकनीक। दूसरी तरफ राघव ने अपनी आंखें ऊपर उठाईं और अपने कदमों की एक झटके से तेजी से उन जोरदार पंजों से बच गया। फिर उसने अपना पैर सीधे प्रतिद्वंद्वी के कंधे पर मारा और उसे लात मारकर दूर फेंक दिया। क्या, ये तो बहुत शक्तिशाली है। डिमरू पीछे हटता रहा, अपने शरीर को संभाला और उसका चेहरा बेहद बिगड़ गया। प्रतिद्वंद्वी का पैर इतना तेज था कि वह उससे बच ही नहीं पाया। और यह समय बहुत सटीक है। ऐसा लगता है कि दूसरा पक्ष एक माहिर है। अरे बूढ़े डिमरू, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें लात मारकर भगा दिया गया था। मेरी तरफ देखो। पीछे से यश ने ठंडी हवा निकाली और एक विशाल पहाड़ की तरह तेजी से उसकी ओर बढ़ा। बूम! काईशान मुक्का। मुंह के ऐसे निकले जैसे कोई छोटी कार, पूरी ताकत से। इस बार राघव हिला तक नहीं। जब विरोधी का मुक्का उसे लगा तो वह एक कदम पीछे हट गया और अपना पेट सिकोड़ लिया, बस मुक्के से बच गया। वाह! ये दृश्य देखकर यश का चेहरा एकदम बदल गया। उसका मुक्का पूरी ताकत से लगा था, लेकिन विरोधी को छू भी नहीं पाया। इस बार उसे पता चल गया था कि विरोधी की ताकत वाकई भयानक है। वह भागना चाहता था, लेकिन राघव उसे भागने कैसे दे सकता था। हथेली के एक झटके से उसने सीधे प्रतिद्वंद्वी की मुट्ठी पकड़ ली और उसे जोर से घुमा दिया। अचानक यश का विशाल शरीर लट्टू की तरह घूमने लगा। पेंग! उसी समय राघव ने अपना पैर फिर उठाया, प्रतिद्वंद्वी को लात मारी और उसे दूर फेंक दिया। अद्भुत! ललिता जमीन पर लेटी हुई थी और ये दृश्य देखकर दंग रह गई। वह जानती थी कि ये दोनों कितने शक्तिशाली हैं। जब उसने प्रतिद्वंद्वी से लड़ाई की थी तो एक ही वार में उसे गंभीर चोटें आई थीं, लेकिन अब इस नए रहस्यमय व्यक्ति ने अप्रत्याशित रूप से डिमरू और उन दोनों को आसानी से दूर फेंक दिया। सच में ये बहुत चौंकाने वाला था। धिक्कार है, ये लड़का बहुत ही दुष्ट है। चलो साथ चलते हैं। यश ने दांत पीसते हुए डिमरू को भी वैसी ही नज़र से देखा। फिर दोनों तेजी से बाहर निकल गए। इस बार वे अकेले नहीं लड़ रहे थे, बल्कि साथ मिलकर लड़ने का फैसला किया था।
उन्हें विश्वास नहीं था कि दूसरा पक्ष इतना शक्तिशाली होगा कि वह उन दोनों के हमले को रोक सके। हालांकि उन्होंने राघव की ताकत को कम आंका था, इसलिए उन दोनों को दोबारा उल्टा लटकने में ज़्यादा समय नहीं लगा। इतना ही नहीं, उनकी कई हड्डियां भी टूट गईं। राघव ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई, वरना वे दोनों अब तक मर चुके होते। तुम दोनों बहुत कमज़ोर हो, स्काईनेट संगठन को अपना कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पहले तो तुम इतने ताकतवर लग रहे थे, अब ज़मीन पर क्यों बैठे हो? राघव ने ताना मारा। लड़के, हमारे स्काईनेट संगठन को चुनौती देने की हिम्मत कैसे की? अब तो तुम्हारा अंत निश्चित है। सही कहा, यह मत सोचो कि तुम हमें हरा सकते हो। सुनो, हमारे पास अभी भी एक गुप्त हथियार है जिसका हमने इस्तेमाल नहीं किया है। गुप्त हथियार? ये सुनकर राघव ने तिरस्कारपूर्वक कहा, कैसा गुप्त हथियार? उसे बाहर निकालकर मुझे दिखाओ। बंदूक तो नहीं होगी ना? हम उस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लड़के, मैं तुम्हें ज़मीन पर घुटने टेक कर दया की भीख मंगवाऊंगा। दोनों गुस्से से भर उठे और फिर डिमरू ने जल्दी से अपनी बाहों से एक लंबा बक्सा निकाला। खोलने पर अंदर एक सुई जैसी नली निकली जिसमें कुछ हरा तरल पदार्थ था। बिना किसी झिझक के डिमरू ने झट से सुई उठाई और अपनी बाह में लगा ली। दूसरी ओर यश ने भी ऐसा ही किया। थोड़ी देर में दोनों ने उस हरे तरल पदार्थ को अपने शरीर में डाल दिया। यह क्या है? ललिता जमीन पर लेटी हुई यह सब देख रही थी, बहुत हैरान थी, सोच रही थी कि दोनों क्या कर रहे हैं। और राघव ने भौहें चढ़ाईं। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि दूसरा क्या कर रहा है। यह एक ऐसा तरल पदार्थ था जो शरीर की क्षमता को उत्तेजित कर सकता था। एक बहुत ही खतरनाक दवा। ये स्वाभाविक है कि यह अभी भी प्रायोगिक चरण में है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि इन दोनों के पास ये होगा। सचमुच, आमने सामने खड़े दोनों लोगों को जब ये तरल पदार्थ इंजेक्ट किया गया तो उनके शरीर की मांसपेशियां भी विशाल हो गईं। नीली नसें एक एक करके केंचुओं की तरह उभर आईं। पूरा शरीर शक्ति से भर गया था। सोचिए भी मत, इन दोनों की ताकत पहले से कहीं अधिक बढ़ गई थी। और ललिता, जो जमीन पर गिर पड़ी थी, सचमुच हैरान थी। उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। किसी व्यक्ति का शरीर इतना बड़ा हो सकता है? ये कौन सी विधि है? और वह हरा तरल पदार्थ क्या है? उसने इसके बारे में पहले कभी क्यों नहीं सुना? इस क्षण उसे एहसास हुआ कि वास्तविक दुनिया कितनी रहस्यमय है, और जो कुछ वह पहले जानती थी वह कितना सच था। ललिता अपने सामने खड़े रहस्यमय व्यक्ति के बारे में चिंतित हुए बिना नहीं रह सकी। क्या सामने वाला व्यक्ति इन दो रूपांतरित गुरुओं का सामना कर पाएगा? यदि सामने वाला व्यक्ति सामना नहीं कर सकता तो क्या उसे भी नुकसान उठाना पड़ेगा? इस क्षण ललिता ने सामने वाले व्यक्ति के लिए प्रार्थना की, लड़के, हमें इस तरह की चीज से बाहर निकालो, तुम मर जाओगे। डिमरू की आवाज़ बेहद धीमी हो गई। हम प्रयोग में बची हुई चीज़ों का इस्तेमाल करने की हिम्मत कैसे हुई? पेट खराब होने का डर नहीं? राघव ने ताना मारा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि कोई औषधि तुम्हें आसमान के खिलाफ खड़ा कर देगी? ताकत दिखाने की जरूरत नहीं, जल्द ही जमीन पर गिरकर दया की भीख मांगोगे। यश के चेहरे पर भी खौफ था। अगले ही पल ट्रक की तरह दहाड़ते हुए उसने राघव को मार डाला। पुम्बा! जमीन धूल में मिल गई और पलक झपकते ही यश राघव के पास आ गया। उसकी मुट्ठी किसी तवे की तरह थी और उसने राघव पर जोरदार प्रहार किया। यह मुक्का पहले से कहीं ज्यादा भयानक था। फिर भी राघव नहीं बचा और मुस्कुराता हुआ वहीं खड़ा रहा। ये दृश्य देखकर यश ने ताना मारा, लड़के, सच में बेवकूफ़ हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अभी भी पहले जैसा ही हूँ? मेरी बात मानकर नरक में जाओ। व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ यश ने अपनी गति बढ़ा दी। उसके अनुसार विरोधी का इतना अपमानजनक व्यवहार करना न तो बचाव करना और न ही बचना सरासर मूर्खता थी। कोई बात नहीं, उसने बस एक ही मुक्के से अपने दिल की कोई बात नहीं, उसने बस एक ही मुक्के से अपने दिल की नफरत मिटा दी। सिफारिश, संग्रह, इनाम, अध्याय 65। तुम कौन हो? लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि वह गलत था, क्योंकि राघव ने फुर्ती से चकमा दिया और उसकी बांह पर मुक्का मारा। क्लिक क्लिक, उसकी बांह सीधे टूट गई। क्या? यश ने अपनी बाहें पकड़ लीं और दर्द से चीख उठा। लेकिन पीछे खड़ा डिमरू आंखों पर पट्टी बांधे हुए था और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके सामने क्या हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? उन्होंने ऊर्जा तरल का उपयोग कर लिया है और उनकी शक्ति आसमान छू रही है। ये स्वाभाविक है कि वे आसानी से एक दूसरे को मार सकते थे, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वह फिर भी प्रतिद्वंद्वी के मुक्के से घायल हो गया। ये वास्तव में अविश्वसनीय है। धिक्कार है, ये कैसे संभव है? क्या ऐसा हो सकता है कि इस लड़के ने पहले अपनी शक्ति छिपा रखी हो? दोनों ने गहरी सांस ली। ये सोचते हुए डिमरू ने सीधे जमीन से ललिता का खंजर उठाया, उसे अपने हाथ में लिया और फिर तेजी से राघव पर वार किया। यश की बढ़ी हुई शक्ति और बढ़ी हुई गति के कारण इस समय उसकी गति अत्यंत तेज थी। आम लोग उसकी हरकतों को देख भी नहीं सकते थे। लेकिन अगले ही पल वह चौंक गया, क्योंकि उसने पाया कि उसके हाथ में मौजूद खंजर 2 उंगलियों के बीच फंस गया है।
और अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद वह उसे निकाल नहीं पा रहा था। ऊर्जा द्रव, मुझे घुटने टेकने दो, हा, राघव ने व्यंग्य किया और फिर अपनी उंगलियों से खंजर को पल भर में तोड़ दिया। पफ, फिर उसने अपना पैर उठाया और सीधे प्रतिद्वंद्वी को लात मारी। ये दृश्य पिछले दृश्य से बिल्कुल मिलता जुलता है। फर्क सिर्फ इतना है कि उन दोनों ने पहले ऊर्जा द्रव को अवशोषित नहीं किया था और अब ऊर्जा द्रव के प्रवेश के बाद भी वे इतने बुरी तरह पिघल गए हैं कि पलटवार नहीं कर सकते। ललिता ये दृश्य देखकर दंग रह गई। डिमरू और यश भी दंग रह गए, लेकिन उन दोनों ने जल्दी से दांत पीसकर फिर से हमला कर दिया। पेंग, यश ने दर्द सहते हुए तेजी से दौड़ लगाए। उसके विशाल तलवों ने सीधे जमीन पर प्रहार किया। यह इतना भयानक था कि अगर कोई और इसे देखता तो चीख पड़ता। और सच में, ललिता चीख पड़ी। उसे कभी विश्वास नहीं हुआ कि कोई जमीन को तोड़ सकता है। ऐसा तो सिर्फ फिल्मों में ही होता है, लेकिन अब उसके सामने खड़े उस ताकतवर आदमी ने सचमुच उसके पैरों के निशान पर पैर रख दिया है। ये वाकई चौंकाने वाला है, विरोधी की शक्ति कितनी जबरदस्त है। और राघव भी आधा झुककर गुस्से से चिल्लाए और फिर एक जोरदार मुक्का मारा। बूम, इस मौके से हवा में एक तेज धमाके की आवाज गूंजी, जैसे कोई जोरदार विस्फोट हुआ हो। उस ताकतवर आदमी का शरीर और भी ज्यादा कांप उठा, मानो उसे बिजली का झटका लगा हो, और वह जमीन पर गिर पड़ा। धिक्कार है, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। डिमरू भी दहाड़ा। वह लगातार हमला करता रहा और उसके पैरों की परछाइयां हवा में लहराने लगीं, यहाँ तक कि परछाइयां भी दिखाई देने लगीं। हे भगवान, क्या ये सच में मेरी चकाचौंध भरी आंखें हैं? ये स्पेशल इफेक्ट्स क्यों हैं? ललिता इतनी हैरान थी कि उसे अपने पैरों के अवशेष भी दिखाई देने लगे। आखिर ये कितनी तेज गति से हमला कर रहा है? हालांकि अगले ही पल ललिता और भी ज्यादा चौंक गई। अगर उसकी कमजोरी न होती तो वह जरूर चीख पड़ती, क्योंकि उसने डिमरू से भी तेज गति देखी, तो जाहिर है ये राघव ही था। आसमान में लहराते पैरों की परछाई में सुचेन ने अपने प्रतिद्वंदी की कमजोरी को पकड़ लिया और सीधे उसे एक जोरदार मुक्का मारा। चाचा, प्रतिद्वंदी की छाती धंस गई और वह जमीन पर गिर पड़ा और खून की उल्टी करने लगा। तुम कौन हो? दोनों जमीन पर गिर पड़े। उनकी आंखों में डर भरा था और उन्होंने दांत पीसते हुए पूछा। आपको पता है, उन दोनों ने पहले कभी ऐसे अंजाम के बारे में नहीं सोचा था, क्योंकि उन दोनों की ताकत के आगे आम लोग कुछ भी नहीं हैं। ऊर्जा द्रव के साथ एक भयानक मार्शल स्तर का गुरु भी उन दोनों को आसानी से हरा नहीं सकता था। लेकिन अब उनके सामने खड़ा रहस्यमय व्यक्ति इतना शक्तिशाली था कि उसने उन दोनों को आसानी से हरा दिया। क्या वह व्यक्ति शक्ति स्तर का गुरु हो सकता है? ये सोचते हुए उन्होंने गहरी सांस ली। तुम कौन हो? क्या तुम शक्ति स्तर के गुरु हो? लेकिन शक्ति स्तर का गुरु यहाँ क्यों प्रकट हुआ? क्या तुम्हें इसकी परवाह है? वे दोनों सचमुच हैरान थे, लेकिन अगर वह शक्ति स्तर का गुरु नहीं होता तो वह व्यक्ति इतनी आसानी से उनमें कैसे परिवर्तित हो सकता था? वाह, शक्ति स्तर के गुरु भी जानते हैं। लगता है तुम दोनों को बहुत कुछ पता है। लेकिन दुर्भाग्य से मैं शक्ति स्तर का विशेषज्ञ नहीं हूँ। ये सुनकर उन दोनों ने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल उनकी आंखें फटी रह गईं। भले ही मैं शक्ति स्तर का विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन मैंने 2 दिन पहले ही एक शक्ति स्तर के योद्धा को मार गिराया है। तुम्हारे स्काईनेट संगठन की बात करें तो एक दिन मैं उसे खुद खत्म कर दूंगा। क्या एक रहस्यमय गुरु को मार डाला? ये सुनकर यश और डिमरू की आंखें फटी रह गईं। ये खबर वाकई चौंकाने वाली है। आप जानते ही होंगे कि शक्ति स्तर का गुरु एक बेहद खूंखार हस्ती होता है। उसे तो बंदूक भी नहीं मार सकती, लेकिन फिर भी हमारे प्रतिद्वंद्वी ने शक्ति स्तर के गुरु को मार डाला। सच में ये बहुत चौंकाने वाला है। अब दोनों को बहुत पछतावा हो रहा है कि उन्होंने पहले मजबूरी का नाटक क्यों किया, यहाँ आतंक फैलाने के लिए। अगर दोनों ने एक दूसरे की ताकत को पहले ही पहचान लिया होता तो वे आज इस स्तर पर नहीं होते। रहस्यमय स्तर से परे किसी अस्तित्व से लड़ना निश्चित रूप से मृत्यु को गले लगाने जैसा है, और उन दोनों ने ऐसा कर दिखाया। उन दोनों को पता था कि वे बच नहीं सकते, इसलिए उन्होंने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। राघव ने उन दोनों पर एक नज़र डाली, ठंडी सी आवाज़ निकाली और उन्हें अनदेखा करते हुए जल्दी से ललिता के पास आया। चोट की जांच करने के बाद राघव ने माथे पर शिकन डाली। चोट बहुत गंभीर थी और उसका तुरंत इलाज करना जरूरी था, वरना उसकी जान खतरे में पड़ जाती। कोई और रास्ता नहीं था। राघव को पहले ललिता को उठाकर उसके इलाज की तैयारी करनी पड़ी। बाकी पुलिसकर्मियों की बात करें तो वे सब घायल थे और वहां लड़ाई खत्म हो चुकी थी। राघव वहां नहीं गया। उसने पुलिस स्टेशन और अस्पताल को फ़ोन करके लोगों को बुलाने के लिए कहा। फिर उसने ललिता को गले लगाया और जल्दी से निकल गया। इस सुनसान इलाके में राघव दौड़ता हुआ गया और आखिरकार उसे एक होटल मिला जो देखने में काफ़ी अच्छा था। ठीक है, बस राघव को लगा कि बहुत देर हो चुकी है, इसलिए वह पहले होटल में रुककर ललिता के इलाज में मदद करेगा। इसी समय ललिता भी जाग उठी। आंखें खोलते ही उन्हें होटल लिखा दिखाई दिया और उन्हें लगा जैसे किसी ने उन्हें बाहों में भर लिया हो। अचानक चीख पड़ी क्योंकि उन्हें लगा कि 2 लोगों ने उन्हें पकड़ लिया है।
मैं जा रही हूँ। तुम क्या चिल्ला रही हो? राघव चौंक कर जल्दी से बोली। तुम हो? राघव की आवाज़ सुनकर ललिता ने राहत की सांस ली और फिर पूछा, उन दो लोगों का क्या हुआ? लड़ाई कैसी चल रही है? उन दोनों ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। लड़ाई अपने आप खत्म हो गई। मैंने तुम्हारे साथियों को पुलिस स्टेशन और अस्पताल में फ़ोन कर दिया है। तुम्हें उनकी सुरक्षा की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तुम्हारी चोट गंभीर नहीं है और तुम्हारा इलाज जल्दी होना चाहिए। इलाज तो इलाज है। तुम मेरे साथ होटल में क्या कर रहे हो? ललिता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्या ऐसा हो सकता है कि सामने वाला दूसरों के खतरे का फ़ायदा उठा रहा हो? उन्होंने पूछा, अभी अभी हुई लड़ाई में तुमने क्या किया? क्या वह रहस्यमयी व्यक्ति तुम ही हो? अध्याय 66 स्थिति क्या है? रहस्यमय व्यक्ति? कौन सा रहस्यमय व्यक्ति? राघव ने झूठ बोला, अभी अभी हुई लड़ाई में मैं तुम्हारे साथियों से लड़ने गया था। जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि तुम जमीन पर घायल पड़ी हो। इसलिए मैं जल्दी से जाकर तुम्हें बचा सकता था। जहां तक उस रहस्यमय व्यक्ति की बात है जिसका तुमने जिक्र किया, मैंने उसे नहीं देखा है और मैं नहीं जानता कि वह कौन है। क्यों? क्या कोई गुरु प्रकट हुआ है? छोड़ो। ये सुनकर ललिता ने आह भरी। राघव कोई रहस्यमय विशेषज्ञ नहीं था। लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया, क्योंकि उसने देखा कि राघव उसे पकड़े हुए सामने वाले होटल की ओर चल रहा है। धिक्कार है। तुम क्या करना चाहते हो? अगर तुम दूसरों का फायदा उठाना चाहते हो, मानो या न मानो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। ललिता चीखी, उसका चेहरा लाल हो गया था। क्या सोच रही हो, मैं तुम्हें बचा रहा हूँ? राघव नाराज लग रहा था। मुझे बचाओगे? ललिता ने ताना मारते हुए कहा, यह मत सोचो कि मुझे पता नहीं है कि तुम लोग क्या सोच रहे हो। मैं जा रही हूँ, तुमने मेरे साथ बहुत अन्याय किया है। राघव ने कहा, तुम्हें अंदरूनी चोट लगी है जिसका इलाज अस्पताल में नहीं हो सकता और इसमें बहुत समय लगेगा। क्या तुम साल के पहले 6 महीने अस्पताल में पड़े रहना चाहते हो? ये सुनकर ललिता घबरा गई। उसे अपनी शारीरिक स्थिति का एहसास हुआ और वह बहुत कमजोर थी। फिर भी वह चिंतित थी। तो फिर मुझे यहाँ क्यों लाए? कहीं तुम मुझे ठीक तो नहीं कर सकते? जरूर ठीक करूंगा, राघव ने कहा। मुझे डर है कि यहाँ सिर्फ मैं ही तुम्हारा इलाज कर सकता हूँ। सच में? ललिता को शक हुआ। तुम्हारे पास अभी भी यह क्षमता है? चिंता मत करो, बंदूक तुम्हारे पास है। अगर मेरे मन में कोई बुरा ख्याल आए तो बस मुझे मार देना। राघव ने जल्दी से कहा, लेकिन तुम्हारी चोट का इलाज जल्दी होना चाहिए। जितनी देर होगी उतना ही खतरनाक होगा। ठीक है, ललिता ने सहमति में सिर हिलाया। सचमुच, हाथ में बंदूक लिए सामने वाला कभी भी गड़बड़ करने की हिम्मत नहीं करेगा। हालांकि सामने वाले के इस तरह पकड़े जाने से ललिता बहुत असहज महसूस कर रही थी, इसलिए उसने नीचे उतरने और चलने के लिए कहा। ठीक है। राघव ने सामने वाले को नीचे उतारा और ललिता को सहारा देते हुए अंदर चला गया। अंदर आते ही राघव दंग रह गया। यहाँ की सजावट तो 5 सितारा होटल से भी कम शानदार नहीं थी। उम्मीद से परे इस उपनगर के किनारे पर ऐसी अच्छी जगह भी है। थोड़ी देर में दोनों रिसेप्शन पर पहुंचे। कमरा खाली है, राघव ने कहा। ठीक है। रिसेप्शन पर बैठी खूबसूरत लड़की ने राघव को सहारा देते हुए देखकर कहा। उसे लगा कि वे दोनों पति पत्नी हैं, इसलिए उसने कहा, कृपया दस्तावेज दिखाएं ताकि हम आपके लिए इसे संभाल सकें। इस पर ललिता ने फुसफुसाते हुए कहा, मेरे पास कोई दस्तावेज नहीं है, आप अपने ले लीजिए। वह सचमुच दस्तावेज नहीं लाई थी, क्योंकि आज वह भेस बदल कर आई थी, दूसरे पक्ष को संभालने के लिए तैयार थी। इसलिए मैंने पुलिस की वर्दी नहीं पहनी थी। वर्क परमिट या आईडी कार्ड तो दूर की बात है, इनमें से कोई भी चीज़ मैं अपने साथ नहीं लाई थी। बगल में राघव ने भौहें चढ़ाईं। वह अपने दस्तावेज इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, वरना अगर चाहत को पता चल जाता तो उसने इस उपनगर में एक घर खोला था और दूसरा पक्ष जरूर सोचेगा कि वह रखेल का ख्याल रखता है, फिर तो उसकी खैर नहीं। इसलिए उसने कहा, तुम इसे नहीं लाई, कैसे हो सकता है? मुझे देखने दो, तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही हो? ललिता ने भौहें चढ़ाकर नाराजगी से कहा, बड़े आदमी, इतनी बकवास क्यों? मैंने तुमसे सर्टिफिकेट लाने को कहा था, तुमने बस सर्टिफिकेट ले लिया, क्या बकवास है? कितनी हठी औरत है। ये दृश्य देखकर फ्रंट डेस्क पर बैठी छोटी सी लड़की हैरान रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। क्या सामने वाले युवक को मजबूर किया गया था? लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ये युवक काफ़ी आकर्षक है, लेकिन उसके कपड़े बहुत साधारण हैं। लेकिन यह महिला अलग है। सुंदर चेहरा, आकर्षक शरीर और असाधारण स्वभाव के साथ वह पहली नज़र में ही बेहद खूबसूरत लगती है। इतनी खूबसूरत महिला एक छोटी लड़की को कैसे बहला सकती है? रिसेप्शन पर बैठी वह छोटी लड़की समझ नहीं पा रही थी, क्या ये दुनिया पागल हो गई है? आसपास के लोग भी ये दृश्य देखकर हैरान रह गए। यहाँ तक कि कुछ ऐसे पुरुष भी थे जो खुद को सुंदर समझते थे। उनके चेहरे पर कड़वाहट थी। हे भगवान, काश मुझे भी ऐसी महिला मिली होती। अगर वो मुझे बहलाए तो मैं भी।
इस समय हर कोई ललिता से कुछ कहना चाहता था, उस लड़के को छोड़ दो और हिम्मत है तो मुझसे भिड़ जाओ। राघव को स्वाभाविक रूप से पता नहीं था कि दूसरे क्या सोच रहे हैं और उसके चेहरे पर अनिच्छा के भाव थे। लेकिन तभी ललिता ने चुपके से पिस्तौल उसके पेट पर रख दी। अचानक राघव के पसीने छूट गए। मैं जा रहा हूँ, ये लड़की तो हद ही कर रही है, बंदूक उठाने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ, अपना पहचान पत्र निकालो वरना मुझे बदतमीजी के लिए दोष मत देना, ललिता ने धमकी दी। ठीक है। राघव रोने ही वाला था और अनिच्छा से उसने अपना पहचान पत्र निकाला। कमरे से बाहर निकलने के बाद ललिता लगभग राघव से चिपक गई और दोनों लिफ्ट में चले गए। लिफ्ट बंद होते ही आसपास के सभी लोग एक के बाद एक चीखने लगे। उसी समय दिल टूटने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। ईर्ष्या, वे ईर्ष्या से पागल हो रहे थे। इतनी खूबसूरत औरत, इतनी अच्छी चीज उनके हाथ क्यों नहीं लग रही? लिफ्ट में घुसते ही ललिता ने गुस्से से कहा, मेरे साथ सावधान रहना बच्चे, वरना मेरा स्वागत किया जाएगा। राघव ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मुझे पता है बड़ी बहन, पहले बंदूक रख दो। ये सुनकर ललिता ने बंदूक रख दी, लेकिन तभी उसके कदम लड़खड़ा गए और वह लगभग गिर पड़ी क्योंकि उसकी चोटें ज्यादा गंभीर थीं। कोई चारा नहीं था, राघव को ललिता को फिर से गले लगाना पड़ा। हालांकि दूसरी तरफ से कोई कोशिश नहीं हो रही थी, लेकिन इस बार राघव ने उसे नहीं छोड़ा। ललिता का छोटा सा चेहरा लाल हो गया था, लेकिन राघव के होठों पर मुस्कान थी। इस दृश्य को किसी भी तरह से देखा जाए तो ऐसा लगता है जैसे कोई जोड़ा कमरा खोलने जा रहा हो। जल्द ही दोनों सीढ़ियों से नीचे उतरे और कमरे की ओर चल पड़े। हालांकि इस समय पीछे से कोई उन्हें घूर रहा था। सटीक कहें तो वह ललिता को घूर रहा था। वह एक युवक था जिसके चेहरे पर उस समय एक शैतानी मुस्कान थी। उसने ललिता को देखा और अपनी आंखें सिकोड़ लीं। वह सचमुच खूबसूरत है और कितनी बिंदास है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे यहाँ ऐसी खूबसूरत लड़की मिलेगी। अगले ही पल उसने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और एक कॉल किया। मुझे पता करने में मदद करो कि क्या कोई युवक युवती ने अभी अभी कमरा बुक किया है। कमरा शायद तीसरी मंजिल पर है और युवती बेहद खूबसूरत है। थोड़ी देर में होटल के रिसेप्शन से जवाब आया। जब युवक को ये खबर मिली तो उसके होंठों पर एक व्यंग्य भरी मुस्कान आ गई। वह एक रंगीन मिजाज का लड़का है, अमीर खानदान का है और अनगिनत महिलाओं के साथ रह चुका है, लेकिन उसने ललिता जैसी किसी को कभी नहीं देखा था। इसलिए उसने ठान लिया कि उसे पटाकर देख लेना चाहिए। इसके अलावा सामने वाले के पहनावे को देखकर वह निश्चित रूप से इतना ताकतवर नहीं होगा। इतना ही नहीं, सामने वाला आदमी बहुत ही साधारण है, गली मोहल्ले के कपड़े पहने हुए है। ऐसे आदमी को तो एक हाथ से चुटकी काटकर मार डाला जा सकता है। इसलिए उसके हिसाब से जब तक वह बाहर जाता है वह उसे आसानी से पटा सकता है। दूसरी तरफ राघव और ललिता भी कमरे में आ गए, लेकिन अगले ही पल ललिता का चेहरा लाल हो गया, क्योंकि उसने पाया कि पूरे कमरे में केवल एक ही खिड़की थी। अध्याय 67 में ये कैसे हो सकता है? इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, राघव ने उसे खिड़की पर रख दिया। उसके बाद राघव भी उसके बगल में लेट गया और बोला, बड़ी बहन तुम बहुत भारी हो, थक गई हो। बकवास, ललिता ने दांत पीसते हुए कहा। वह अपने शरीर से बहुत संतुष्ट थी। भला वह भारी कैसे हो सकती है? इस आदमी को तो जरूर कोई बढ़िया सौदा मिला होगा और वो अभी भी अच्छा काम कर रहा है। थोड़ी देर बाद राघव अचानक उठा, ललिता को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, सुंदरी चलो शुरू करते हैं। शुरू? क्या शुरू करें? ललिता इतनी डर गई थी कि उसमें पहले जैसी हिम्मत ही नहीं बची थी। इस समय वह बिल्ली के बच्चे की तरह सिकुड़ गई थी। क्या करना चाहते हो? मैंने कहा था कि मजाक मत करो। हेमा सेन, ये कैसे हो सकता है? मजाक कर रही थी, भाई ताहिर हैं। आराम करो, मैं बस तुम्हें आराम दे रहा हूँ। ये सुनकर ललिता ने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल वह फिर से घबरा गई, क्योंकि राघव ने कहा, ठीक है, पहले अपने कपड़े उतारो। कपड़े उतारने पड़ेंगे? क्या बात है, क्या तुमने इलाज की बात नहीं की थी? ललिता ने दांत पीसते हुए पाया कि दोनों में से कोई भी आदमी अच्छा नहीं था। कमीने, फिर से बकवास करोगे तो मानो या न मानो, मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। अन्याय। राघव के होंठ फड़फड़ाए। ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, मैं तुम्हारा इलाज नहीं करने वाला, इसलिए स्वाभाविक रूप से मुझे तुम्हारे कपड़े उतारने पड़ेंगे। मैं तुम्हारे कपड़े उतारे बिना तुम्हारा इलाज कैसे कर सकता हूँ? ये सुनकर ललिता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। यह क्या है? अगर तुम अपने कपड़े नहीं उतारोगे तो इलाज नहीं होगा। यह कोई साधारण चिकित्सा उपचार नहीं है, ये तुम्हें सुई लगाना है। जब तुम कपड़े पहने हो तो मैं चांदी की सुई कैसे लगा सकता हूँ? राघव ने कहा और अपनी बाहों से चांदी की सुइयां निकालकर मेज पर रख दी। देखो, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। चांदी की सुई देखकर ललिता दंग रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि राघव सचमुच अपने शरीर पर ऐसी चीज रखता है। क्या सच में वह एक प्रतिभाशाली डॉक्टर है? अब वह सिर्फ उसका इलाज करने आया है?
ये सोचते हुए उसके मन में पहले से ही संदेह था, लेकिन फिर भी उसने दांत पीसते हुए कहा, डॉक्टर को ध्यान से देखो। अगर तुम्हें कुछ ऐसा दिखे जो नहीं देखना चाहिए तो सावधान रहना और मैं उसे तुम्हारे लिए निकाल दूंगी। इतना कहकर ललिता का चेहरा लाल हो गया और उसने धीरे से अपनी कमीज उतार दी। अगले ही पल राघव ने गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे उसके शरीर में खून खौल रहा हो, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि ललिता की छवि इतनी प्रचलित हो जाएगी। मैंने इसे पहले नहीं देखा था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह अब इतनी लोकप्रिय हो जाएगी। तुम उस कुत्ते को कहाँ देख रहे हो? दूसरे पक्ष को घूरते देख ललिता के मुंह से लार टपकने लगी और उसने गुस्से से कहा। राघव ने अपना मुंह पोंछा और मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं, ये तो स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। ठीक है, चलिए इलाज शुरू करते हैं। इतना कहकर राघव ने कुछ चांदी की सुइयां निकाली और फिर उसका चेहरा बदल गया। अब वह हंस नहीं रहा था, बल्कि बेहद गंभीर था। उसकी आंखें तारों की तरह चमक रही थीं। कहते हैं कि गंभीर पुरुष सबसे आकर्षक होते हैं, और ललिता को अब ये बात बिल्कुल भी बुरी नहीं लगी। उसने अपना सिर झुकाकर राघव के चेहरे को देखा और मंत्रमुग्ध हो गई। राघव की तकनीक भी बहुत ही कुशल थी। ललिता को जरा भी दर्द नहीं हुआ, बल्कि उसे अपने शरीर में गर्माहट महसूस हुई। घायल आंतरिक अंग भी जल्दी ठीक हो गए। उसे कैसे पता चला कि राघव की वजह से ही उसे इतना सुधार हुआ है? राघव कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वह आंतरिक शक्ति को बढ़ाने में माहिर है, और इस समय वह अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करके दूसरे पक्ष के शरीर का उपचार कर रहा है। हालांकि यह अभ्यास बहुत थकाने वाला था। जल्द ही राघव के माथे पर पानी की छोटी छोटी बूंदों की एक कतार दिखाई दी। दूसरी ओर ललिता को पूरे शरीर में गर्मी महसूस हुई और फिर वह सो गई। 2 घंटे बाद राघव ने चांदी की सुई निकाली और राहत की सांस ली। ललिता अब खतरे से बाहर थी, उसे बस कुछ दिनों के आराम की जरूरत थी। हालांकि वह जमीन पर बैठा था और लगातार पसीना बहा रहा था। अब वह पूरी तरह भीग चुका था और उसके शरीर में कोई ताकत नहीं बची थी। उसने पहले ललिता की बीमारी का इलाज किया था, लेकिन इससे उसकी सारी आंतरिक ऊर्जा खत्म हो गई थी। लेकिन कोई बात नहीं, जब तक वह अच्छी नींद लेता है, ये आंतरिक शक्तियां स्वाभाविक रूप से वापस आ जाएंगी। इसलिए उसने स्नान किया और लावण्या के बगल में सो गया। क्या ये दयालुता थी? अगले दिन सूरज चमक रहा था। ललिता ने अपनी आंखें खोलीं और पाया कि आसपास का वातावरण गर्म था। फिर उसने अपने हाथ से उसे चुटकी काटी। कुछ गड़बड़ है, मैं आमतौर पर अकेली रहती हूँ, मेरे बगल में कोई क्यों है? अगले ही पल ललिता ने अपनी आंखें खोलीं। उसने खुद को राघव की बाहों में पाया और उन दोनों के कपड़े बेहद दयनीय थे। क्या? ललिता वर्मा चीखी। दूसरी ओर राघव गहरी नींद में सो रहा था। सपने में वह और द्वीप देश की लड़कियां कई दौर से लड़ रहे थे। लेकिन तभी एक तेज आवाज सीधे उसके कान में पड़ी और उसे जगा दिया। क्या हुआ? भूकंप, आग या क्या? राघव अचानक उछल पड़ा, लेकिन अगले ही पल जब उसने महसूस किया कि उसके आसपास कुछ भी नहीं है, तो उसने राहत की सांस ली। फिर उसने शिकायत की, इतनी सुबह है, लोगों को सोने क्यों नहीं देते? इतना कहकर वह फिर लेट गया। लेकिन जल्द ही उसने अपनी आंखें खोलीं और महसूस किया कि हवा में कुछ गड़बड़ है। वाकई उसके बगल में लेटी हुई बेचारी ललिता की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। अगले ही पल उसने रजाई हटाई और अपने निचले शरीर को देखा। फिर उसने सोचा, तुम यहाँ कैसे पहुंची? क्या मैंने किया या नहीं किया, या किया? मैं जा रही हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता। राघव के होंठों के कोने फड़क उठे और उसने पाया कि इस बार उसे सच में नहीं पता। शुरुआती सदमे के बाद ललिता ने अपने शरीर को रजाई में लपेटा, फिर चारों ओर देखा और बोली, बंदूक कहाँ है? बंदूक कहाँ है? मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। मैं जाता हूँ। राघव उछल पड़ा। वह झट से उठा, बंदूक को जमीन पर लात मारकर एक तरफ फेंक दिया और बोला, रुको, ज्यादा उत्तेजित मत हो। क्या हम बैठकर कुछ बात कर सकते हैं? अपनी बहन के बारे में बात करो। ललिता गुस्से से आग बबूला हो गई। आखिर क्या बात थी? वह इस नीच आदमी के साथ कैसे हो सकती थी? अगले ही पल वह पागलों की तरह दौड़ पड़ी। बताओ, कल सोते समय तुमने मेरे साथ क्या किया? अन्याय। राघव ने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए हाथ ऊपर उठा लिए। कल तुम सो गई थी, फिर मैं भी सो गया, और बाकी का मुझे पता नहीं। क्या? ये सुनकर ललिता भी गुस्से से दांत पीसते हुए मन ही मन एक सवाल सोचने लगी। क्या तुमने कल ऐसा किया? अभी तक नहीं किया, या किया? उसने अपने शरीर को ध्यान से महसूस किया और पाया कि वह ऊर्जा से भरी हुई थी और हालत उतनी बुरी नहीं थी जितनी उसने सोची थी। फिर भी उसने उदास चेहरे से पूछा, क्या आप मुझे समझा सकते हैं कि स्थिति क्या है? हम साथ क्यों हैं? मुझसे झूठ न बोलें, वरना मैं गारंटी नहीं दे सकता कि मैं कुछ भी अतिवादी कदम उठा लूंगा। अध्याय 68। तुम्हें सच में याद नहीं है? राघव ने जल्दी से कहा। तुम्हें पहले गंभीर आंतरिक चोट लगी थी। मैं तुम्हें इलाज के लिए यहाँ लाया था। नतीजतन मेरी सारी ताकत खत्म हो गई और मैं सो गया। बस इतना ही। क्या सच में इतना ही आसान है? ललिता को भी पिछली रात की घटना याद आ गई। सोने से ठीक पहले राघव उसका इलाज कर रहा था।
और अब वह महसूस कर सकती है कि उसका शरीर काफ़ी बेहतर है और उसे लगता है कि पिछली रात की अधिकांश चोटें ठीक हो गई हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि दूसरे पक्ष के चिकित्सा कौशल इतने शानदार होंगे कि इतनी गंभीर चोट एक ही रात में इतनी ठीक हो जाएगी। ललिता हैरान थी और फिर उसने भी कहा, ठीक है, मैं तुम्हें इस बार छोड़ देती हूँ, लेकिन अगली बार मेरे साथ बदतमीजी करने के लिए मुझे दोष मत देना। जाहिर है, उसके लिए राघव के साथ बदतमीजी करना असंभव था। बेशक ये शब्द सिर्फ दूसरे पक्ष को डराने के लिए थे। आखिरकार यह मामला बहुत शर्मनाक है। और अगली बार, ये सुनकर राघव के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। लगता है कि यह छोटी लड़की उसे ज़्यादा बुरी नहीं लगी। शायद इस खूबसूरत पुलिस फूल के साथ कुछ खास करने का मौका अभी भी उसके पास है। लेकिन इस बार ललिता के पेट में सचमुच गुड़गुड़ाहट होने लगी। फिर उसने अजीब तरह से अपना पेट ढंक लिया और राघव की तरफ देखा। राघव भी मुस्कुराया, ठीक है, चलो नाश्ता करते हैं। जब ललिता और राघव कमरे से बाहर निकले तो कल से ध्यान दे रहा वह अमीर खानदान का नौजवान अचानक चमक उठा। उसने पूरी रात इंतजार किया, लेकिन अब दूसरा पक्ष समझ गया। ललिता को देखकर उसके मुंह से लार टपकने लगी। ललिता को पता नहीं था कि वह एक भेड़िए के निशाने पर आ गई है। वह इस समय राघव के साथ रेस्टोरेंट की ओर जा रही थी और खाने की तैयारी कर रही थी। लेकिन तभी एक शख्स उनके रास्ते में आ गया। यह एक नौजवान था जिसने हर मशहूर ब्रांड के कपड़े पहने थे और देखने में किसी अमीर खानदान का लग रहा था। यह अमीर परिवार का दूसरा वारिस है जो पहले छुप कर देख रहा था और अब आखिरकार उसे मौका मिल ही गया है, तो भला वो इसे कैसे जाने दे सकता है। उसने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और कहा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस उपनगर में मुझे इतनी खूबसूरत लड़की मिलेगी। उसने एक ऐसा अंदाज बनाया जो उसे बहुत आकर्षक लगा और जानबूझकर अपने हाथ में लाखों की घड़ी दिखाए। उसके हिसाब से जैसे ही सामने वाला उसकी शान देखेगा, वो उस पर पागलों की तरह फिदा हो जाएगा। वैसे इस घड़ी की ही कीमत लाखों में है। पहले वो लड़कियों को पटाने के लिए यही तरीका अपनाता था और उन्हें पटाना बिल्कुल आसान था। आमतौर पर आधे घंटे की जान पहचान के बाद वो किसी को अपने कमरे में ले जाता और फिर उनसे बात करने लगता। सोचे तो इस बार भी कोई अपवाद नहीं होगा। लेकिन अगले ही पल वह दंग रह गया। लावण्या ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, तुम कौन हो, मेरे रास्ते में क्यों आ रहे हो? सच कहूं तो वह बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि उसे अभी बहुत भूख लगी थी और अब ऐसे लोग उसके रास्ते में खड़े होकर इधर उधर हाथ पैर मार रहे थे। ये तो सीधे सीधे मौत को दावत देना था। हालांकि अमीर दूसरी पीढ़ी का ये व्यक्ति इतना आत्मसचेत नहीं था और उसे अभी भी अपने आप पर गर्व था, क्योंकि उसके विचार में अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा पक्ष उसे नज़रअंदाज कर रहा है। अपना परिचय देने के बाद दूसरा पक्ष जरूर नाराज होगा। उस समय वह जो चाहे वो कर सकता है। नमस्कार सुंदरी, पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम राकेश है। सब मुझे मास्टर चिया मास्टर कहते हैं क्योंकि मैं इस होटल का मालिक हूँ। इस होटल का मालिक? आप इस होटल को चलाते हैं? ललिता हैरान रह गई। सच कहूँ तो यह मेरे घर के पास खोला गया था, लेकिन अब मैं इसका प्रभारी हूँ। कि राकेश के होंठों के कोने पर एक घमंडी मुस्कान आ गई। हालांकि ये सुनकर ललिता ने मुंह बना लिया, क्योंकि वह एक अमीर परिवार की दूसरी पीढ़ी की लड़की निकली। इस होटल की मालकिन हो या ना हो, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। कृपया रास्ते से हट जाओ। मुझे भूख लगी है, मैं खाने जा रही हूँ। ललिता का रवैया बहुत ठंडा था और सामने वाली महिला के अमीर परिवार की दूसरी पीढ़ी की लड़की होने से उसमें कोई बदलाव नहीं आया। तब राकेश भी बहुत हैरान हुआ। इससे पहले चाहे कोई भी लड़की होती, वह उसे अपने वश में कर लेता था। अप्रत्याशित रूप से सामने वाली महिला टस से मज नहीं हुई। इस बदलाव ने राकेश की प्रतिस्पर्धा की भावना को जगा दिया, इसलिए वह गुस्सा नहीं हुआ। वह देखना चाहता था कि सामने वाली कब तक टिक सकती है। इसलिए अगले ही पल कि राकेश मुस्कुराया और बोला, तो तुमने अभी तक खाना नहीं खाया है? सुंदरी, तो मैंने भी नहीं खाया है। क्यों न मैं तुम्हें खाने के लिए आमंत्रित करूं? मैं चलता हूं। इस बार ललिता ने कुछ नहीं कहा और राघव खुश नहीं था। क्या मतलब है? क्या तुमने वहां खड़े उस सुंदर लड़के को नहीं देखा? राघव बहुत परेशान था। दूसरे पक्ष ने उसे नज़रअंदाज करने की हिम्मत की, ये वाकई घृणित था। इसलिए अगले ही पल राघव ने ठंडे लहजे में कहा, तुम कौन हो? क्या तुमने मेरी पत्नी को खाने पर बुलाया है? क्या तुम्हें मेरी अनुमति मिली है? तुम्हारी पत्नी? ये सुनकर राकेश और ललिता दोनों ही दंग रह गए। लेकिन अगले ही पल राघव ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और फुसफुसाते हुए कहा, अगर तुम इस मक्खी से परेशान नहीं होना चाहती तो मेरे साथ सहयोग करो। चलो एक जोड़े की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है। ललिता ने जल्दी से सिर हिलाया। वह अपने सामने खड़े उस अमीर दूसरी पीढ़ी के लड़के से बहुत नफरत करती थी। दूसरे पक्ष से जल्द ही छुटकारा पाना बेहतर होगा। और पिछली रात जो कुछ हुआ उसके बाद सुचैन के बारे में उसकी राय भी बदल गई थी। अब उनके बीच दिखावटी रिश्ते का नाटक करना नामुमकिन नहीं था। इसलिए अगले ही पल उसने सुचैन का हाथ पकड़कर ठंडे लहजे में कहा,
हाँ, अगर तुम मुझे रात के खाने पर बुलाना चाहते हो तो मेरे पति से पूछो कि उसका मतलब क्या है। क्या सच में ये तो कपल वाला रिश्ता है? इस बार राकेश बहुत हैरान हुआ। सच कहूं तो उसने हमेशा राघव को नज़रअंदाज किया था, बल्कि उसे अनदेखा ही किया था, क्योंकि दूसरा पक्ष बहुत साधारण था। इसके अलावा जब राघव ने अभी बात की थी तो वह और भी ज्यादा तिरस्कारपूर्ण था, ये सोचकर कि यह सिर्फ राघव की कल्पना है। लेकिन अब जब उसने राघव और ललिता को इतना करीब देखा तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसका चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था इतनी खूबसूरत औरत एक गरीब औरत को कैसे पसंद कर सकती है। ये तो उसकी सोच से बिल्कुल मेल नहीं खाता। लेकिन अगले ही पल उसने व्यंग्य भरी मुस्कान दिखाए। भले ही वे कपल हों, उसकी हैसियत में एक गरीब लड़की को पटाने में मिनटों का समय लगता है। संयोगवश उसे खाने का यह मौका मिल गया ताकि वह दूसरे पक्ष को दिखा सके कि असली अमीर आदमी क्या होता है, उच्च समाज क्या होता है। ऐसी तुलना के बाद जाहिर है कोई भी समझदार महिला उसे ही चुनेगी और दूसरे को दूर भगा देगी। उस समय वह देखना चाहता था कि जब ललिता उसकी बाहों में गिरेगी तो दूसरे पक्ष के चेहरे पर क्या भाव होंगे। इसलिए उसने राघव की ओर देखा और जोर से हंसते हुए कहा, कैसा रहेगा, क्यों न मैं आप दोनों को खाने पर बुलाऊं? ठीक है, चूंकि आपने मुझे बुलाया है तो मैं तुरंत मान जाती हूँ। राघव ने लापरवाही से कहा, पत्नी जल्दी करो, मुझे बहुत भूख लगी है। उसने ललिता को खींचकर रेस्तरां में ले गया। ललिता हैरान रह गई, उसका चेहरा काला पड़ गया। उसने दांत पीसते हुए धीमी आवाज में कहा, अरे यार, तुम ये क्या कर रहे हो? अध्याय 69 दिखावा। क्या तुमने नहीं कहा था कि हम दोनों प्रेमी बनकर उसे भगा देंगे? तुमने उसे खाना खिलाने का वादा क्यों किया? राघव ने थोड़ा मुंह बनाया, तुम्हें इतनी चिंता क्यों है? 5 सितारा होटल में खाना सस्ता नहीं होता, और संयोग से कोई हमारे लिए मुफ्त में भुगतान कर रहा है, तो क्यों ना खाएं? मुफ्त में खाना नहीं? क्या वह अमीर खानदान का नहीं है? खाना ऑर्डर करने का समय आने पर वह जानबूझकर उसे खून बहाता है ताकि हम आशीर्वाद के लिए मुंह खोल सकें। ये सुनकर ललिता भी हंस पड़ी। वह कठोर स्वभाव की नहीं थी, इसलिए उसने फैसला किया कि उसे कुछ समय के लिए राघव के साथ अच्छे से सहयोग करना होगा और सामने वाले घिनौने अमीर खानदान के आदमी को खूब खून बहाने देना होगा। यही तो तुमने खाने का वादा किया था, बाद में इससे मुकर नहीं सकती। बैठने के बाद राघव ने फिर कहा, चिंता मत करो, मैं कभी अपने वादे से नहीं मुकरूंगी। राकेश ने जोर से कहा, क्योंकि उसकी राय में राघव एक ऐसा व्यक्ति है जो छोटी छोटी सस्ती चीज़ों का लालची है, और ऐसे व्यक्ति को पैसे से आसानी से खरीदा जा सकता है। उस समय अगर वह कुछ पैसे दे दे तो वह निश्चित रूप से दूसरे पक्ष को आज्ञाकारी बनाकर भगा देगा। इसलिए अब उसे दूसरे पक्ष की बिल्कुल परवाह नहीं है और वह अपनी सारी ऊर्जा ललिता पर लगा रहा है। ललिता को राघव की योजना का लंबे समय से पता था, इसलिए वह उस समय मन ही मन खुश थी, लेकिन उसने शांत होने का नाटक किया। इसी समय राकेश ने नाटक करना शुरू कर दिया। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, सुंदरी, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ काम करती हो? दरअसल जब भी आपको फुर्सत मिले आप यहाँ अक्सर आ सकते हैं। चिंता मत करो, जब तक आप आते रहेंगे कोई शुल्क नहीं लगेगा। और हाँ, इस सप्ताहांत मेरे दोस्तों के साथ एक पार्टी है और जब भी आपको समय मिले आप भी आ सकते हैं। वैसे अगले महीने जब मेरा जन्मदिन होगा तो मैं एक आलीशान क्रूज शिप खरीदूंगी। कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें भी बुलाऊं? ललिता ने उसकी बात को सिरे से अनसुना कर दिया। वह तो सिर्फ खाने के लिए आई थी, क्रूज शिप खरीदने की बात से उसका क्या लेना देना। लेकिन तभी राघव ने हैरानी से कहा, वाह, क्रूज शिप खरीदना कितना महंगा है ना? बेहद महंगा। राघव का चेहरा देखकर राकेश ने गर्व से ताना मारा और फिर बेपरवाह सा चेहरा बना लिया। ज्यादा महंगा नहीं है, बस करोड़ों में है। उसके हिसाब से करोड़ों की बात सुनकर तो राघव बेहोश ही हो जाएगा, क्योंकि करोड़ों आम लोगों की नज़र में बहुत बड़ी रकम होती है और राघव ने अपनी जिंदगी में कभी इतना पैसा नहीं देखा होगा। लेकिन अगले ही पल वह दंग रह गई और उसे शक हुआ कि उसके कानों में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि राघव ने मुंह बनाकर कहा, ये तो सिर्फ करोड़ों में है, सच में महंगा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। पिछली बार जब मैंने एक खरीदा था तो उसकी कीमत 20 लाख से ज्यादा थी। क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने एक आलीशान क्रूज खरीदा है? कोई छोटी मछली पकड़ने वाली नाव तो नहीं। मैंने तुम्हें सबक सिखा दिया। चीहाओ मन ही मन दहाड़ा और उसके होंठों के कोने फड़कने लगे। लाखों, महंगा नहीं, मैं तो मामूली हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे सस्ता कहने की? अरे बेचारे, क्या तुमने अपनी जिंदगी में करोड़ों देखे हैं? राकेश गुस्से से पागल हो रहा था। वह तुलना करने का नाटक कर रहा था, लेकिन दूसरे उसे नीचा दिखा रहे थे। इससे वह असहनीय हो गया। हालांकि अपनी पत्नी जैसी खूबसूरत महिला के सामने हमला करना आसान नहीं था, इसलिए वह ठंडे लहजे में बोला, तुम्हें क्या पता, अमीरों की दुनिया, तुम्हें कुछ समझ नहीं है। उसकी राय में दूसरा व्यक्ति पूरी तरह से दिखावा कर रहा है। अगर वह गरीब है तो वह एक आलीशान क्रूज जहाज खरीदने के लिए लाखों कैसे खर्च कर सकता है?
लगता है वह बहुत ज़्यादा टीवी देखता है। लेकिन उसे कैसे पता चला कि राघव की पहचान में 500 मिलियन खर्च करके क्रूज शिप खरीदना मिनटों में होने वाली बात है। इसके अलावा राघव 500 मिलियन से कम वालों को कम नहीं आंकता। लाखों का जहाज खरीदने वाला तो सचमुच कुएं का मेढक है। बेशक ये चीज़ें राघव ने नहीं तोड़ी थीं, लेकिन अब उसकी नज़रों में राकेश बेवकूफ़ है। हालांकि ललिता के सामने दिखावा करने के लिए राकेश ने फिर से तुलना करने का नाटक किया। देखो, मेरी घड़ी 100 मिलियन से ज़्यादा की है। अगर तुम्हें पसंद आए तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। 100 मिलियन से ज़्यादा? इतनी महंगी? मैं जा रहा हूँ, एक टूटी हुई घड़ी इतनी कीमती। मैंने कहा था ना कि तुम बेवकूफ़ होगे। राघव ने घड़ी पकड़ी, उसे बार बार पलटा और फिर सिर हिलाया। तुम सच में बेवकूफ़ हो। कोई घड़ी खरीदने के लिए 100 मिलियन खर्च करता है? ये सुनकर ललिता भी हंस पड़ी। राकेश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने झल्लाकर अपनी घड़ी वापस ली और फिर बोला, तुम्हें क्या पता, अमीरों की दुनिया का तुम्हें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है। तुम्हारे जैसे गंवार कछुए ने तो शायद कभी जिंदगी में किसी खास दुकान में कदम भी नहीं रखा होगा। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम महीने में 2000 रुपये भी नहीं कमा सकते। तुम्हारे जैसा आदमी जिंदगी में ऐसी घड़ी कैसे खरीद सकता है? किसने कहा? राघव ने मेज पर हाथ पटका और नाराज होकर बोला, किसने कहा कि मैं महीने में 2000 रुपये कमाता हूँ? तुम अफवाहें फैला रहे हो, मैं तुम पर मुकदमा कर सकता हूँ। मेरे लिए 3000 रुपये ठीक है। अगर तुम्हें नहीं पता तो बकवास मत करो। धड़ाम। ये सुनकर राकेश का मुंह खून से भर आया। अभी अभी दूसरे पक्ष के हाव भाव को देखकर उसे लगा कि दूसरा पक्ष कुछ बड़े कदम उठाने वाला है, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि लंबे समय तक बातचीत के बाद बात सिर्फ 3000 रुपये प्रति माह पर आकर खत्म हो जाएगी। 3000 झटपट कमाई तो उसके खाने के लिए भी काफ़ी नहीं है। सामने वाला इतना घमंडी और अभिमानी क्यों है? उसे सच में समझ नहीं आ रहा था। हालांकि अगले ही पल उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह लगभग बेहोश हो गया, क्योंकि इस समय ललिता अचानक मुड़ी और बोली, 3000 रुपये है ना? पिछले महीने तुमने 2000 रुपये नहीं कहा था। इस बार तुमने 3000 रुपये कैसे कमा लिए? बताओ, क्या तुम्हारे पास कोई छोटा मोटा खजाना है? पत्नी, मेरी हिम्मत कैसे हुई, इस महीने तो मेरी तनख्वाह बढ़ी है। राघव मुस्कुराते हुए बोला, क्या क्या महीने में 500 रुपये बढ़ गए? वाह पतिदेव, आप तो कमाल हैं। ललिता ने उत्साह से भरे चेहरे के साथ राघव की बांह पकड़ ली। बेशक दोनों नाटक कर रहे थे, लेकिन राकेश को पता नहीं था, उसे अब दीवार पर मुक्का मारने का मन कर रहा था। महीने में 500 रुपये बढ़ने पर तुम इतने उत्साहित हो? मैंने अभी तुम्हें 10 करोड़ की घड़ी दी और तुमने पलक भी नहीं झपकाए। उसे तो अपनी जिंदगी पर ही शक होने लगा। उधर राकेश का चेहरा उतरा हुआ था, वहीं ललिता राघव के साथ खाना ऑर्डर करने लगी। पत्नी, जो भी खाना चाहो ऑर्डर कर दो। आज किसी को दावत दी है तो तुम्हारा स्वागत है। राघव मुस्कुराते हुए बोला। ललिता ने हल्के से सिर हिलाया, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ। सच कहूँ तो वह ऐसा कर ही नहीं सकती थी। तुम्हें पता ही होगा कि बचपन से ही उसकी पारंपरिक शिक्षा हुई है, ऊपर से उसका पेशा भी है, इसलिए वह कुछ समय तक खुद को ढाल नहीं पाएगी। लेकिन राघव को इसकी परवाह नहीं थी। वह राकेश को बहुत पहले से नापसंद करता था और स्वाभाविक रूप से उसे यह खाना खूब खाना था और वापस करना था। ललिता की बात सुनकर उसने मना नहीं किया। ठीक है, तो मैं ऑर्डर कर देता हूँ। इतना कहकर उसने मेन्यू निकाला और ऑर्डर देना शुरू कर दिया। राघव को खाना ऑर्डर करते देख राकेश ने फिर से तुलना करने का नाटक किया। बड़े ही शान से उसने हाथ हिलाते हुए कहा, जो चाहो, जितना भी खाओगे मैं उसका भुगतान करूंगा। अध्याय 70 दावत। चूंकि मास्टर कबीर मेहमानों की दावत देते हैं तो मेरा भी स्वागत है। राघव की आंखें चमक उठीं। बगल में खड़ा वेटर बिल बनाने लगा। अरे, ये टमाटर तो बढ़िया लग रहे हैं, 2 सर्विंग। क्या टमाटर? कबीर का मुंह पानी से भर गया। उसने सही सुना, ये बेवकूफ़ टमाटर मंगवा रहा है। अभी दूसरे को देखकर उसे लगा था कि वो उसे बुरी तरह मार डालेगा। बस ये उम्मीद नहीं थी कि तारानकन रेशम होता है और खाना ऑर्डर करते समय सिर्फ टमाटर मंगवाने की हिम्मत करेगा। कबीर ने सोचा था कि इस बार कुछ पैसे खर्च करेगा, लेकिन अब लगता है कि ये बिल्कुल बेकार है। दूसरे के अंदाजे के हिसाब से पूरे खाने का बिल 200 रुपये तक होगा। इतने पैसे तो एक सिगरेट के लिए भी काफ़ी नहीं हैं। तभी अगले ही पल राघव ने फिर कहा, ये मछली ठीक है, ये लो एक। बेशक रेशम तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है और अगर उसे मौका दिया जाए तो वो कुछ भी महंगा ऑर्डर करने की हिम्मत नहीं करेगा। राकेश मन ही मन मुस्कुराया, लेकिन जब ललिता ने बगल में रखे मेनू पर नज़र डाली तो वो चौंक गई और साथ ही चिंतित भी हो गई। ये राघव, ये क्या कर रहे हो? इतनी महंगी डिश ऑर्डर करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जी हाँ, ये वाकई महंगी है, सस्ती नहीं। क्योंकि राघव ने जो टमाटर ऑर्डर किए थे वो आम टमाटर नहीं थे, बल्कि यूरोप और नीदरलैंड में दुनिया के सबसे अमीर लोगों के लिए खास तौर पर उगाए गए टमाटर थे। उस तरह के टमाटर की कीमत 2 रुपये प्रति पीस है, जिसे आसमान छूती कीमत कहा जा सकता है।
और वो मछली भी आम मछली नहीं है, बल्कि दक्षिण प्रशांत महासागर में पाई जाने वाली एक बहुत ही दुर्लभ मछली है। एक मछली की कीमत लगभग 10 से 10 रुपये है, जो एक कार को पकड़ने के लिए काफ़ी है। दूसरे शब्दों में, अब इन दो डिशों का बिल 20 रुपये से ज़्यादा हो गया। और लगता है राघव रुका नहीं। उसने कुछ और डिश ऑर्डर कर दी, जिनका बिल लगभग 80 रुपये से 100 रुपये तक पहुंच गया। दूसरी ओर राकेश को इस बात का ज़रा भी एहसास नहीं था कि उसके साथ धोखा हुआ है, और वह अब भी तिरस्कारपूर्ण भाव से देख रहा था। उसके हिसाब से इस खाने की कीमत ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपये ही होगी। अरे, यहाँ तो झींगे भी हैं। राघव की आंखें चमक उठीं। मास्टर जी, क्या मैं एक और प्लेट झींगे मंगवा सकता हूँ? मैं बहुत दिनों से ये झींगे खाना चाहता था, लेकिन खरीदने में हिचकिचा रहा था। थोड़ा सा ही सही, एक काफ़ी नहीं है, 3 मंगवाओ। राकेश ने बड़े दिल से कहा। क्या ये सिर्फ एक प्लेट झींगे की बात है? इसमें क्या बड़ी बात है? अगर खाना ही है तो खा लो। सच कहूँ तो उसने झींगे की प्लेट पर ध्यान ही नहीं दिया था, लेकिन सामने बैठी ललिता और उसके बगल में खड़ा वेटर हैरान रह गए, क्योंकि राघव ने जिस झींगे का ऑर्डर दिया था वह कोई साधारण झींगा नहीं था, बल्कि आर्कटिक का एक विशेष उत्पाद था, जो झींगे की एक अत्यंत दुर्लभ किस्म थी। विश्व का वार्षिक उत्पादन केवल 50 या 60 किलो है। दुनिया में स्थानीय तानाशाहों की संख्या पर्याप्त नहीं है। ये झींगा सोने के एक टुकड़े से भी अधिक महंगा है। ये सुनकर राघव बहुत खुश हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर उसने वेटर की ओर सिर घुमाकर कहा, इसे नोट कर लो, इस झींगे की 3 प्लेटें। धड़ाम। ये सुनकर वेटर के पैर कांपने लगे और वह लगभग गिर पड़ा। अगले ही पल उसने राकेश की ओर देखा और कांपती हुई आवाज में बोला, वह युवा मालिक। वह कुछ भी लिखने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि इस खाने का बिल लगभग 20 करोड़ था। राकेश अधीर हो गया। क्यों, बेकार का काम, हाइफन भी नहीं लिख सकते? जल्दी से मेनू लेकर रसोई में जाओ। अगर हम खाने में देरी करेंगे तो तुम्हारी खैर नहीं। राकेश अधीर दिख रहा था। इस वेटर का व्यवहार वाकई खराब था। ये सुनकर वेटर कांप उठा। उसे अब किसी बात की परवाह नहीं थी, इसलिए उसने जल्दी से मेनू लिया और भाग गया। अनुमान है कि इसे पूरा करने में कुछ समय लगेगा, इसलिए राकेश ने सिगरेट का एक पैकेट निकाला, एक सिगरेट पीने और आराम करने की तैयारी की। लेकिन जैसे ही उसने पैकेट निकाला, राघव की आंखें चमक उठीं और उसने राहत की सांस ली। सच कहूं तो राकेश दिखावटी तौर पर भले ही ताकतवर होने का नाटक कर रहा हो, लेकिन उसके हाथ में कई अच्छी चीजें हैं। इस सिगरेट के पैकेट को ही ले लीजिए। ये बहुत ही कीमती किस्म की सिगरेट है। ये दक्षिण अमेरिका में बनती है और दुनिया भर में साल भर में इसका उत्पादन बहुत कम होता है। भारत में भी अनुमान है कि इसकी केवल 100-200 पेटियां ही हैं। उनमें से कुछ तो देश में आती ही होंगी। पता नहीं राकेश को ये कहाँ से मिली। राघव की आंखें चमक उठीं। पिछली बार जब उसने मिशन पूरा किया था तो उसे 3 पेटियां मिली थीं। हालांकि उस समय उसे सिगरेट के स्रोत का पता नहीं था, इसलिए उसने 2 दिनों में सारी पी लीं। जब उसे पता चला तो उसे बहुत पछतावा हुआ। काश एक पेटी बचाकर धीरे धीरे पी पाता। अचानक अब मुझे ये फिर से दिखाई दिया, और सिगरेट मुझे भी एक चाहिए। राघव की हरकतें तेज थीं और उसने राकेश को प्रतिक्रिया करने का समय नहीं दिया। उसने सीधे मेज से सिगरेट का डिब्बा उठाया, एक सिगरेट पी और उसे जलाया। गहरी सांस लेकर धुएं का छल्ला उड़ाते हुए राघव संतुष्टि से कुर्सी पर बैठ गया। तभी उसने कहा, युवा स्वामी राकेश, अगर मैं एक सिगरेट ले लूं तो आपको कोई आपत्ति नहीं होगी, है ना? देखो मैंने क्या कह दिया, मैं कितना अज्ञानी हूँ। राकेश के परिवार में अरबों डॉलर हैं। सिगरेट का एक पैकेट कोई मामूली बात नहीं है। क्यों ना आप मुझे ये सिगरेट का पैकेट ही दे दें। इतना कहकर राघव ने मेज पर रखे सिगरेट के डिब्बे को सीधे अपनी जेब में डाल लिया। काश, ये प्रशंसा देखकर राकेश लगभग पागल हो गया। उसका दिल दर्द से लाल हो गया। ये कोई साधारण सिगरेट नहीं थी। एक डिब्बा पाने के लिए उसने बहुत मेहनत और कई लोगों से मदद मांगी थी। उसने सोचा था कि इसे खास मौक़ों पर निकाल कर देखूंगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह लड़का इसे अभी छू लेगा। इसलिए उसका मन किया कि वह इस पर टूट पड़े। तभी राघव ने कहा, अरे मास्टर राकेश, आपका चेहरा थोड़ा उदास लग रहा है। क्या आपको बेचैनी हो रही है, या सिगरेट पैक करने में आनाकानी कर रहे हैं? उसने ललिता को आंख मारी। ललिता समझ गई और तुरंत तिरस्कार भरी नज़र से देखने लगी। ललिता की तिरस्कार भरी आंखों को देखकर राकेश लगभग पागल हो गया। मैं जाऊंगा, कब तक लोग मुझे भी तिरस्कार करेंगे? मैं सह लूंगा। राकेश मन ही मन दहाड़ा, क्योंकि वह जानता था कि अगर उसने अभी सिगरेट का पैकेट लौटाया तो ललिता उसे जरूर तिरस्कार करेगी। शायद तब तक वो औरत भाग जाएगी। इसलिए वो राघव को घूरता रहा, मानो उसे जान से मार देगा। साथ ही मन दहाड़ा, लड़के बस थोड़ा इंतजार करो, तुम्हें थोड़ा घमंड करने दो, फिर तुम्हें मुनाफे के साथ पैसे लौटा दूंगा। हालांकि अपनी अमीरी दिखाने के लिए उसने ठंडे लहजे में कहा, क्या तुम्हें पता है कि तुम जो सिगरेट पी रहे हो वो दुनिया में सीमित मात्रा में बनती है और ज़्यादातर लोग इसे पी भी नहीं सकते।
इसकी कीमत तुम्हारी 10 साल की तनख्वाह से भी ज्यादा है। क्या सिर्फ इस एक सिगरेट की कीमत मेरी 10 साल की तनख्वाह के बराबर है? राघव ने जानबूझकर हैरानी जताते हुए कहा, राकेश आप तो बड़े दरियादिल हैं। आपने मुझे इतनी महंगी सिगरेटें दी तो आपको शर्म क्यों आ रही है? लेकिन बात यह है, अगर आप मुझे 8-8 सिगरेटों के 10 डिब्बे भेज रहे हैं तो मैं उन्हें निकालकर तुलना कर सकता हूँ। तुम्हारी हैसियत के हिसाब से तो कई डिब्बे होने ही चाहिए। अध्याय 71 आसमान छूती कीमत। अरे तुम्हारा चेहरा इतना बदसूरत क्यों है? नहीं, क्या सच में? राघव की बातें सुनकर राकेश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसे किसी को पीटने का मन हुआ। अंत में वह दांत पीसते हुए बोला, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। पेट में दर्द? ये सुनकर राघव ने अपना सिर खुजाया, लेकिन मन ही मन मुस्कुराया। अरे देखो तो जरा, तुम इतने जवान हो, इतनी सारी परेशानियां क्यों? क्या तुम्हारी दिनचर्या अनियमित है? चलो मैं तुम्हें अपने भाई से मिलवाता हूँ। मैं एक प्रतिभाशाली डॉक्टर हूँ जो सभी बीमारियों का इलाज कर सकता है। शायद तुम्हारी गुर्दे की बीमारी और बार बार पेशाब आना भी ठीक हो जाए। जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो तुम्हें मुझे करोड़ों रुपये नहीं देने पड़ेंगे। उस समय मैं भी अपने जीवन के शिखर पर पहुंच जाऊंगा और फिजा से शादी कर लूंगा। ललिता को यह सुनकर हंसी आ गई, जबकि राकेश ने अपना पेट ढांक लिया और दांत पीस लिए। उसने कसम खाई कि अगर उसे मौका मिला तो वह दूसरे पक्ष को जान से मार देगा, क्योंकि दूसरा पक्ष सचमुच घृणित था। उसने अपने जीवन में कभी इतना गुस्सा नहीं झेला था। दूसरे पक्ष को दांत पीसते देख राघव मन ही मन मुस्कुराया, अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। कितनी दूर आ गया है, अभी तो बहुत लंबा रास्ता तय करना है। असली तमाशा तो अभी बाकी है। बाद में जब उसके ऑर्डर किए हुए व्यंजन आए तो वह देखना चाहता था कि दूसरी तरफ क्या भाव हैं। बगल में बैठी ललिता भी उत्सुकता से देख रही थी। हालांकि इसी समय दूर से कुछ लोग आए और हिना की जांचें दिख गईं, जिन्हें देखकर सबकी नाक से खून बहने लगा। युवा स्वामी कबीर, आप सच में यहाँ हैं? लोगों के समूह में अचानक हंसी की आवाज आई। यह आवाज सुनकर कबीर ने अपना सिर घुमाकर देखा और राघव ने भी उस तरफ देखा। तभी उसकी आंखें चमक उठीं, क्योंकि एक खूबसूरत महिला उनकी तरफ आ रही थी। दूसरी तरफ वाली लड़की अभी भी खूबसूरत है और उसने ज्यादा स्टाइलिश कपड़े पहने हैं। उसकी पतली कमर पानी के सांप की तरह पतली और आकर्षक है। लंबी होना ठीक है, लेकिन ये ड्रेस बहुत भद्दी है। मुझे इसकी आलोचना करनी ही पड़ेगी। राघव सिर हिलाता रहा, लेकिन उसकी नज़रें वहीं टिकी रहीं। दूसरी तरफ राकेश की आंखें भी चमक उठीं। हालांकि सामने वाली लड़की ललिता जितनी लंबी नहीं है, लेकिन उसके कपड़े बहुत खुले हैं। उस नज़र के साथ मानो किसी कांटे ने उसे अपनी ओर खींच लिया हो, जिससे उसे पल भर में पूरे शरीर में गर्मी महसूस होने लगी और वह खुद को रोक नहीं पाया। हालांकि अब वह ललिता को पाना चाहता है, इसलिए उसे इस समय शांत रहना होगा। उसने अपने शरीर की गर्मी को सहा और खड़ा हो गया। लावण्या, तुम भी यहाँ हो? बिल्कुल, चलिए मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। उसने महिला को अपनी ओर खींचते हुए कहा, ये है लावण्या, मेरी दोस्त। लावण्या ने ललिता पर एक नज़र डाली और अचानक ईर्ष्या से भर उठी। उसे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ उसे अपने से भी ज्यादा खूबसूरत महिला मिल सकती है। तुरंत ही उसने धीरे से गुनगुनाया, लेकिन जब उसने राघव को देखा तो उसने तिरस्कार भरी नज़र से आंखें घुमाईं। दूसरा व्यक्ति इतना साधारण कपड़े पहने हुए था, साफ तौर पर एक गरीब आदमी था। वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि ऐसा व्यक्ति राकेश के साथ कैसे बैठ सकता है। क्या ये कोई नया नौकर है, छोटे भाई? उसे लगा कि यह विचार ज्यादा सही है। उसी क्षण लावण्या के पीछे सुंदरियों का एक बड़ा समूह अंदर आ गया। वे एक एक करके राकेश का अभिवादन करने लगीं, एक दूसरे की बाहों में कूदने के लिए बेताब थीं। ये दृश्य देखकर ललिता ने मुंह बनाया और ऊब गई। राघव ने भी हल्के से सिर हिलाया, सती, बहुत सती है। राकेश ने उसे बाएं से दाएं गले लगाया। उसके होंठों के कोने पर एक मुस्कान थी, और अब इस क्षण उसे आखिरकार फिर से एक अमीर बड़े मालिक होने का एहसास हुआ। राघव के हाथों पहले जो नुकसान हुआ था वह इस पल मिट गया। इतना ही नहीं, उसने दोनों सुंदरियों को गले लगाया और राघव को तिरस्कार भरी निगाहों से देखा, मानो वह खुद को सबसे ऊपर समझ रहा हो। राघव ने आंखें घुमाईं और मन ही मन ताना मारा, कितना बेवकूफ़ है, बाद में देखूंगा कैसे रोता है। वाकई वही वेटर वापस आया और उसने राकेश को आदरपूर्वक प्रणाम किया। मालिक, खाना तैयार है, ऊपर आओ। राकेश ने सिर हिलाया। वेटर खाना बनाने चला गया। तभी लावण्या और कुछ सुंदरियों ने पूछा, क्या खाने के लिए कुछ है? वाह, हमने अभी तक कुछ नहीं खाया, क्यों न साथ में खा लें? सच कहें तो उनका मकसद खाना नहीं बल्कि राकेश को खुश करना था। स्वादिष्ट है। ये सुनकर राकेश जोर से हंसा, कोई बात नहीं, मेरे पास पैसे हैं और साथ में खाने में मजा आएगा। पैसे हैं क्या? ये सुनकर राघव ने भी व्यंग्य भरी मुस्कान दी। वह जानता था कि अब असली मजा शुरू होने वाला है। थोड़ी ही देर में वेटर करीने से सजी प्लेट लेकर आ गया। जल्द ही खाने की मेज पर व्यंजन परोसे गए और उनकी महक ही असहनीय थी।
राकेश अपने बगल में बैठी सुंदरियों से मजाक करता रहा, उसे इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि किस तरह के व्यंजन परोसे जा रहे हैं। लेकिन जब उसने अपना सिर घुमाकर मेज पर रखे व्यंजनों को देखा तो वह दंग रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे जबरदस्ती परोसे गए हों। क्या बात है, मैंने ये व्यंजन ऑर्डर नहीं किए थे। राकेश गुस्से से भर आया। हे, बिल्कुल मैंने ही ऑर्डर किए थे। तभी राघव मुस्कुराते हुए बोला, पता चला कि तुमने ही ऑर्डर किए थे। राकेश की आंखें चौड़ी हो गईं। हाँ, बिल्कुल मैंने ही ऑर्डर किए थे। आप भूल गए, मैंने टमाटर, साशिमी वगैरह कहा था और आपने कोई आपत्ति नहीं जताई। इसके अलावा क्या आपने मुझे यूं ही ऑर्डर करने नहीं दिया था? नहीं, क्या बात है कि आप खाना मांगते समय इतने कंजूस हैं, मास्टर कबीर। राघव और बाकी लोगों की अजीब नज़रें देखकर कबीर को खून की उल्टी आने लगी। क्या वो कंजूस है? ये कंजूसी कहाँ है? इस खाने के लिए सिर्फ सामग्री ही 200 मिलियन रुपए से ज़्यादा की है और मजदूरी मिलाकर लगभग 300 मिलियन रुपए। हालांकि वो इस होटल का प्रबंधन कर रहा है, लेकिन ये होटल उसका नहीं बल्कि उसके पिता का है। अगर उसके पिता को पता चलता कि वो इतना फिजूल खर्ची कर रहा है और उसे पैसे नहीं मिल रहे हैं तो शायद उसे पीट पीट कर मार डालते। क्या ये तो सच में धोखा है? कबीर ने दांत पीसे, अब जाकर उसे समझ आया कि वो किसी और के खोदे गड्ढे में फंस गया है। ये लड़का तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। पहले तो वो दूसरे पक्ष पर हंस रहा था, ये सोचकर कि दूसरे पक्ष ने सिर्फ एक 200 रुपये का ऑर्डर दिया है, लेकिन उसे कैसे पता चलता कि दूसरा पक्ष उसे इतना धोखा देगा। इस समय लावण्या और अन्य लोग भी हैरान थे, रमेश का चेहरा इतना उदास क्यों लग रहा था। रमेश, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारा चेहरा इतना खराब क्यों है? क्या ये सिर्फ एक खाना है? रमेश ने पास खड़े होकर उसे समझाया। लेकिन राकेश दहाड़ा, तुम्हें क्या पता? क्या तुम्हें पता है कि इस खाने का कितना दाम है? ये सुनकर रमेश एक पल के लिए अवाक रह गया और फिर बोला, 1 या 2,000, 3 या 4,000। सच कहूं तो उसके हिसाब से राकेश की कुल संपत्ति कम से कम 3,000 तो होनी ही चाहिए। 10,000 या 20,000। इस खाने के लिए 3 मिलियन। राकेश ने दांत पीसते हुए कहा, मानो रो ही रहा हो। क्या? सभी लोग हैरान रह गए, खासकर लावण्या और अन्य बहनें जो और भी ज्यादा डर गई थीं। वे इतनी बड़ी हस्ती हैं, उन्होंने शायद ही कभी 300 मिलियन देखे हों। 300 मिलियन की मेज तो दूर की बात है। ये सोचकर उन्होंने मेज पर रखे भोजन को देखा और इतने उत्साहित हो गए कि लगभग कांपने लगे। अध्याय 72। बड़े लोग। ललिता को भी यह मज़ेदार लगा। उसने खून की उल्टी करने को तैयार राकेश को देखा और उसे बहुत राहत मिली। राघव तो और भी फुर्तीला था। उसने झटपट कुछ झींगे छीले और ललिता के कटोरे में डाल दिए। पत्नी, और खाओ, ये झींगे सोने से भी ज्यादा कीमती हैं। कहते ही उसने उन्हें अपने मुंह में ठूंस लिया। स्वादिष्ट। राकेश, इस बार आपका शुक्रिया, मैंने इतना स्वादिष्ट पहले कभी नहीं खाया। ये सुनकर राकेश ने मुंह भरकर पुराना खून थूक दिया। खैर, इस हिसाब से तो वो पागल ही हो गया है। बेतहाशा खाते हुए राघव ने अपने आसपास की सुंदरियों से कहा, हैरान मत हो, जल्दी खाओ। ये राकेश के दिल का टुकड़ा है, इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। लावण्या और बाकी लोग होश में आए और जल्दी से बोले, शुक्रिया मास्टर राकेश। इसके बाद बाकी लोग भी जल्दी से खाने लगे। उन्होंने कभी 300 मिलियन का खाना नहीं खाया था। इस बार खूब खाओ, फायदा होगा। राघव और भी मुस्कुराया, ये झींगा बहुत स्वादिष्ट है, इसमें कोई हैरानी नहीं कि यह सोने से भी महंगा है और यह सड़क किनारे की दुकान से खरीदे गए भुने हुए झींगे से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट है। धड़ाम। ये सुनकर राकेश को खून की उल्टी आ गई। क्या ये दुकान के भुने हुए झींगे से ज्यादा स्वादिष्ट है? ये बकवास है, ये सबसे कीमती और बेहतरीन झींगा है। उसने राघव को गुस्से से घूरा, उसकी आंखों में जानलेवा इरादा था। वह जानता था कि इस बार उसे धोखा दिया गया है, फिर भी वह बदला लेने का इरादा रखता था। अरे बच्चे, रुको, अगर तुमने मुझे उकसाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और तुम्हारी प्रेमिका, मैं उसे खिड़की से बाहर निकाल दूंगा। मैं उसे जान से मार डालूंगा। राकेश मन ही मन दहाड़ा, दांत पीसते हुए। उसने कसम खाई कि वह आज दूसरे पक्ष को सबक सिखाकर अपने दिल की नफरत मिटा देगा। इस समय राघव ने फिर कहा, अरे मास्टर कबीर, आप खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? क्या आपको भूख नहीं लग रही है? या आप रोज़ाना इस तरह बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं और ऊब जाते हैं? पर कोई बात नहीं, अगर आपको भविष्य में इस तरह का खाना स्वादिष्ट न लगे तो आप मुझे बुला सकते हैं। मैं एक जीवित तारांकन हूँ, लोगों की मदद करने में माहिर। कबीर ने दूसरे व्यक्ति के मुस्कुराते चेहरे को देखा, उसके दांत जोर से किटकिटा रहे थे। वह खुद को रोक नहीं पा रहा था, लेकिन तभी उसकी जेब में रखा मोबाइल बज उठा। अपना मोबाइल निकालकर उस पर दिख रहे नंबर को देखकर कबीर का चेहरा अचानक बदल गया। फिर उसने अपनी आंखों में मौजूद गुस्से को किनारे रखकर जल्दी से कॉल कनेक्ट कर लिया। अरे भाई श्याम, तुमने मुझे फ़ोन करना क्यों याद रखा? राकेश ने मुस्कुराते हुए कहा। अब उसके चेहरे पर पहले जैसी गंभीरता नहीं थी। वाह, भाई श्याम के लिए काम करना मेरे लिए सम्मान की बात है।
इस समय राकेश के चेहरे पर न तो क्रोध था बल्कि एक चापलूसी भरी मुस्कान थी। इससे आसपास के कई लोग हैरान रह गए क्योंकि वे राकेश की पहचान जानते थे। वह एक अमीर खानदान का आदमी है जो 30 करोड़ का खाना भी खा सकता है और सामने वाले की संपत्ति भी कम नहीं है। लेकिन अब राकेश इतनी चापलूसी कर रहा है। क्या फ़ोन पर बात करने वाला व्यक्ति उससे भी ज़्यादा रईस है? वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि किस तरह का इंसान राकेश को इतना विनम्र बना सकता है। राघव भी दंग रह गया, लेकिन फिर उसने सिर हिलाकर इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। सामने वाला चाहे जो भी हो, उससे उसका कोई लेना देना नहीं था। उसे बस खाना पीना था। सामने राकेश फिर हंसा और खुशी से बोला, भाई श्याम, आप आना चाहते हैं? बहुत बढ़िया, चिंता मत करो, मैं आपको संतुष्ट करूंगा। इतना कहकर उसने खुशी खुशी फ़ोन रख दिया। राघव को भले ही कोई परवाह नहीं थी, लेकिन लावण्या और कई अन्य सुंदरियों के कान खड़े हो गए। क्योंकि वह राकेश को इतना खुश कर सकता है, इसलिए वह ज़रूर कोई बड़ा आदमी होगा। जब उन्होंने सुना कि दूसरा व्यक्ति आ रहा है तो उनकी आंखें चमक उठीं। अगर वे इतने बड़े आदमी को पा सकती हैं तो उन्हें इस जीवन में कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये सोचकर वे उत्साहित हो गईं। इसी समय राकेश भी पास आया और लावण्या और अन्य लोगों से कहा, मेरी बात सुनो। जल्द ही एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति आने वाला है। तुम्हें उसकी अच्छी तरह से सेवा करनी होगी। अगर तुम दूसरे व्यक्ति की ओर आकर्षित हो जाती हो तो ये तुम्हारा सौभाग्य होगा। मामला खराब मत करो। चिंता मत करो राकेश, हम पेशेवर हैं। लावण्या मुस्कुराए और आंख भी मारी। छोटे शैतान, मैं अभी तुम्हारे साथ संबंध बनाने के लिए बेताब हूँ। राकेश का दिल गर्म हो गया। हालांकि वह जानता था कि अभी समय नहीं है, इसलिए उसे बस खुद को रोकना पड़ा। वैसे मास्टर ची, कौन आ रहा है? इतना रहस्यमय। इस समय लावण्या ने फिर पूछा, और कौन? जाहिर है भाई श्याम। भाई श्याम। लावण्या ने अपना सिर झुकाया और हैरानी से देखा। राकेश ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्यों, श्याम का नाम तो सुना ही नहीं। आपका मतलब जमुना पार के भाई श्याम से है? ये सुनकर लावण्या ने ठंडी सांस ली। सामने वाला तो अविश्वसनीय है। वह न केवल धनी है, बल्कि कहा जाता है कि वह काले सफ़ेद को खा सकता है, जो बहुत ही भयानक है। जी हाँ, वही आए थे। राकेश विजयी भाव से देख रहा था, मानो सामने वाले का उसके पास आना उसके लिए बहुत बड़ा सम्मान हो। ये सुनकर लावण्या और कई अन्य बहनों की आंखें भी चमक उठीं। वे जानती थीं कि इस बार आखिरकार एक बहुत बड़ा आदमी फंस गया है। हालांकि राकेश ने अपना सिर घुमाकर राघव और ललिता की ओर देखा। उसने राघव को ठंडी निगाहों से देखा और ठंडे स्वर में कहा, लड़के, अब तुम यहाँ से निकल जाओ। जल्दी करो और यहाँ से गायब हो जाओ। मुझे तुम्हें देखने मत दो, वरना तुम्हें पछतावा होगा। तुम्हारी ये खूबसूरत प्रेमिका यहीं रहो। अगर तुमने लोकेश का 300 मिलियन का खाना खाने की हिम्मत की है तो अपनी प्रेमिका से इसकी भरपाई कर लो। मुझे आज उसे खुश करना ही होगा। ये सुनकर राघव ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और उसका डरने का कोई इरादा नहीं था। दूसरी ओर ललिता का चेहरा उतर गया और दूसरे पक्ष ने उस पर हमला करने की हिम्मत की, जो वाकई शर्मनाक था। वह तो हमला करने के लिए तैयार भी होने लगी थी। तुम्हें पता है, अपने कौशल से वह कल रात के सुपर एक्सपर्ट को भी नहीं हरा सकती। आम लोगों की तो उसे कोई परवाह ही नहीं। खासकर उसके सामने मौजूद अमीरों की दूसरी पीढ़ी, उसके लिए 1 दर्जन से ज़्यादा खेलना कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए ठंडी सी आवाज़ निकालते हुए ललिता हमला करने ही वाली थी। लेकिन तभी कई लोग उसके सामने आ गए। इन लोगों को देखकर ललिता ने भौहें चढ़ाईं और जल्दबाजी में कोई हरकत नहीं की। राकेश ने भी अपना सिर घुमाया और जब उसने दूसरे पक्ष को देखा तो उसके चेहरे पर अचानक मुस्कान आ गई। एक छोटे भाई की तरह वह तेजी से दौड़कर उनके पास गया। भाई श्याम, आप यहाँ हैं। मुझे आपकी बहुत याद आई। अब उसके चेहरे पर पहले वाला घमंडी भाव कहाँ गया? पता नहीं, क्या आप सच में उसे एक साधारण छोटा भाई समझते हैं? सबसे आगे एक चपटे सिर वाला युवक चल रहा था, साधारण कपड़ों में, लेकिन पूरे जोश में। आसपास के युवक आलीशान कपड़े पहने हुए थे। स्पष्ट रूप से वे लोग दूसरी पीढ़ी के अमीर थे, राकेश से भी ज़्यादा अमीर। भाई श्याम, आप यहाँ हैं। राकेश ने सिर हिलाकर प्रणाम किया, जबकि चपटे सिर वाले युवक ने भी हल्का सा सिर हिलाया, राकेश की ओर देखे बिना। उनके आसपास के अमीर दूसरी पीढ़ी के लोगों ने भी अपने होंठ हल्के से ऊपर उठाए, स्पष्ट रूप से राकेश पर ध्यान नहीं दे रहे थे। ये दृश्य देखकर राकेश को गुस्सा नहीं आया, बल्कि उनके चेहरे पर मुस्कान और भी गहरी हो गई। उन्होंने सावधानी से कहा, भाई श्याम, कृपया यहाँ आइए। अध्याय 73। नमस्कार भाई सिंघानिया। लावण्या और अन्य बहनें लोगों के समूह को देखकर खड़ी हो गईं और वे सभी थोड़ी घबराई हुई थीं। हालांकि जब उन्होंने ललिता को शांत चेहरे के साथ और राघव को टांगे मुड़े हुए देखा तो वे भौहें चढ़ा बैठीं। यहाँ तक कि लावण्या ने ठंडे लहजे में कहा, तुम दोनों जल्दी उठो। क्या तुम्हें नहीं पता कि यहाँ कोई बड़ा आदमी है? मुझे नहीं पता कि मैंने उन्हें नाराज़ किया है और वे तुम्हें मिनटों में नदी में फेंककर मछलियों का भोजन बना देंगे। ये सुनकर ललिता ने ठंडी सी आवाज़ में कहा,
वह खुद एक पुलिसकर्मी है, कौन उसे फेंकने की हिम्मत करता है। और राघव को अब कोई परवाह नहीं थी, यहाँ तक कि उसके होठों के कोने पर एक शैतानी मुस्कान थी। उसने अपनी आंखें सिकुड़कर उस चपटे सिर वाले युवक को घूरा। उसने पाया कि वह वास्तव में उस चपटे सिर वाले युवक को जानती थी और उसे उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष यहाँ प्रकट होगा। दूसरी ओर कबीर कुछ चपटे सिर वाले युवकों के साथ किनारे पर आ गया। हालांकि जब चपटे सिर वाला युवक मेज के पास से गुजरा तो उसने राघव को देखा और रुक गया। दूसरे को रुकते देख राकेश भी रुक गई। लेकिन जब उसने चपटे सिर वाले युवक को राघव को घूरते देखा तो राकेश ने भौहें चढ़ाकर जल्दी से कहा, भाई श्याम, मुझे माफ करना, मैं उसे अभी बाहर जाने देता हूँ। राकेश ने कहा, लेकिन उसका दिल चिंतित था। वह जानता था कि चपटे सिर वाले युवक के लिए राघव जैसे गरीब आदमी को यहाँ रहने देना नामुमकिन था। इसलिए उसने जल्दी से सुरक्षाकर्मियों को बुलाकर राघव को बाहर निकलवाने की योजना बनाई। ललिता को वह बाहर नहीं निकालेगा, वह उसे शाम तक अपने पास रखेगा। हालांकि ये सुनकर चपटे सिर वाले युवक ने भौहें चढ़ा लीं और फिर ठंडे लहजे में कहा, वहीं खड़े रहो। उसने राकेश की बात अनसुनी कर दी और राघव की दिशा में आगे बढ़ गया। ललिता स्तब्ध रह गई, उसे समझ नहीं आ रहा था कि दूसरा यहाँ क्या कर रहा है। दूसरी ओर राघव ने अपने होठों के कोने पर हल्की मुस्कान ली आंखें सिकोड़ लीं। सबसे ज्यादा उत्साहित तो जाहिर तौर पर लावण्या और बाकी बहनें थीं। जब उन्होंने चपटे सिर वाले युवक को अपनी ओर आते देखा तो वे सब बहुत उत्साहित हो गईं, क्योंकि उनकी नज़र में यह एक बेहतरीन मौका था और उन्हें अपनी खूबसूरती से एक दूसरे को मोहित करना था। इस तरह उन्हें अगले जन्म में इसकी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगले ही पल उनके चेहरे जम गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि चपटे सिर वाला युवक उनकी तरफ बिल्कुल नहीं देख रहा था, बल्कि राघव को घूर रहा था। भाई श्याम एक दूसरे को क्यों घूर रहे हैं? क्या इसलिए कि दूसरे ने भाई श्याम को नाराज किया है? लावण्या और बाकी बहनें हैरान थीं और फिर उन्हें अपने विचार पर और भी यकीन हो गया। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। जरूर सामने वाला बेचारा होगा, उसने बहुत ही फटे पुराने कपड़े पहने हैं जिसकी वजह से भाई श्याम नाराज हैं। रुको, भाई श्याम तुम्हें जरूर सबक सिखाएंगे। हालांकि राघव को दूसरे पक्ष की नज़र महसूस हुई, जो अब भी मुस्कुरा रहा था और शांत था। उसने सिगरेट निकाली और जलाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन तभी एक हाथ उससे भी तेज चला और लाइटर उसके सामने ले आया। ये नज़ारा देखकर लावण्या और बाकी लोग दंग रह गए और उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। आखिर ये तो भाई श्याम हैं, एक खूंखार और ताकतवर आदमी, और राघव उनके सामने तो कुछ भी नहीं। भाई श्याम दूसरे के लिए सिगरेट कैसे जला सकते हैं? लावण्या और बाकी लोगों की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि राकेश और कई दूसरे अमीर लोग भी हैरान रह गए। राकेश की आंखें फटी रह गईं, उसे अपने सामने का नज़ारा देखकर यकीन ही नहीं हो रहा था। मैं ज़रूर सपना देख रहा हूँ। मुझे हाल ही में किडनी की कोई बीमारी हो गई है, इसलिए मुझे मतिभ्रम हो रहा है। राकेश अपना सिर हिलाता रहा और उसने खुद को 2 बार थप्पड़ भी मारा। हालांकि उसके चेहरे पर असहनीय पीड़ा थी, लेकिन सामने की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। ये सपना नहीं था, ये सचमुच हो रहा था। लेकिन ये कैसे संभव है? भाई श्याम कौन है? और उसके सामने खड़ा युवक तो बस एक साधारण गरीब आदमी है, जिसे वह एक हाथ से चींटी की तरह मार सकता है। लेकिन अब भाई श्याम वास्तव में दूसरे व्यक्ति के लिए सिगरेट जला रहे हैं और उनका भाव अत्यंत सम्मानजनक है, मानो यही उनका स्वामी हो। राघव ने सिगरेट जलाए और मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, तुम्हें देखे हुए कुछ साल हो गए हैं और तुम अब भी इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हो। हालांकि भाई श्याम ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई सिंघानिया, मुझ पर हंसना बंद करो। तुम्हारे सामने मेरी कला कुछ भी नहीं है। भाई सिंघानिया। ये सुनकर राकेश तुरंत भ्रमित हो गया। वह समझ नहीं पा रहा था। भाई श्याम, जिनकी वह इतनी प्रशंसा और भय करता था, इस समय उसे भाई सिंघानिया कहकर बुला रहे हैं। आखिर यहाँ क्या हो रहा है? क्या सामने वाला व्यक्ति गरीब नहीं है? क्या ऐसा हो सकता है कि दूसरे पक्ष के पास अभी भी कोई अद्भुत पहचान हो? ये सोचते ही उसके शरीर से ठंडे पसीने टपकने लगे। कहीं यह वही तो नहीं है? उसके साथ यात्रा कर रहे धनी दूसरी पीढ़ी के लोग समझ नहीं पाएंगे। दूसरी ओर लावण्या और अन्य बहनें स्तब्ध रह गईं। उनके मुंह खुले रह गए और वे मानो कोई भूत देख बैठी हों, क्योंकि वे सचमुच कल्पना भी नहीं कर सकती थीं कि जिस गरीब अनुपात को वे तुच्छ समझती थीं और नीचा समझती थीं, उसकी इतनी शक्तिशाली पहचान हो सकती है। यहाँ तक कि श्याम भाई को भी दूसरे पक्ष के सामने सिर झुकाना पड़ा। ललिता भी आश्चर्यचकित दिखीं। इन लोगों के हाव भाव से ललिता समझ गई कि उसके सामने खड़े चपटे सिर वाले युवक की पहचान कितनी भयानक है। फिर भी इतना शक्तिशाली व्यक्ति राघव के सामने इतना आदर दिखा रहा है। क्या राघव की कोई और पहचान है? ललिता ने उत्सुकता से राघव की ओर देखा। उसने पाया कि राघव इतना रहस्यमय है कि कोई भी उसे भेद नहीं सकता। श्याम, तुम्हारा समय हो गया है। मुझे सिगरेट का एक बढ़िया पैकेट मिला है, आओ चखो। इतना कहकर राघव ने राकेश से ली हुई बेहतरीन सिगरेट उसे दे दी। भाई सिंघानिया, ये इतना शर्मनाक क्यों है? क्या है ये? लो।
राघव ने फिर कहा। चपटे सिर वाले युवक ने सिर हिलाकर कहा, धन्यवाद भाई सिंघानिया। इतना कहकर उसने अपनी सिगरेट खत्म की और दूसरी जला ली। ये दृश्य देखकर आसपास के सभी लोग अवाक रह गए और उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। राकेश को ठंडे पसीने आ रहे थे और वह गुस्से से लाल हो रहा था। पहले तो उसे लगा था कि दोनों पक्ष बराबर हैं, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा। जाहिर है कि राघव का रुतबा बहुत ऊंचा है, लेकिन ये छोटा सा चपटा सिर वाला जोहू तो मानो उसका छोटा भाई ही हो। अरे आखिर चल क्या रहा है? कोई मुझे समझा सकता है? राकेश पूरी तरह से उलझन में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जमुना पर ने इतना अड़ियल रवैया कब अपना लिया। उसे कैसे पता ही नहीं चला, उसे कोई खबर भी नहीं मिली। इससे भी ज्यादा घिनौनी बात यह है कि उसने पहले दूसरे पक्ष को धमकी दी थी और यहाँ तक कि उसकी प्रेमिका को भी छीनने की कोशिश की थी। ये सोचकर तो उसका मन भाग जाने का कर रहा है। तभी राघव हंसते हुए बोला, भाई सिंघानिया, बहुत दिनों बाद मिले, चलो एक ड्रिंक पीते हैं। ठीक है, राघव ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। एक तरफ खड़ी ललिता उठ खड़ी हुई और बोली, आप लोग बार में बैठकर पी रहे हैं, मुझे कुछ काम है, मुझे पहले जाना होगा। ये कौन? जयराज चौंक गया। राघव मुस्कुराया और बोला, यह मेरी भाभी है। नमस्कार भाभी। जयराज ने झट से अभिवादन किया। ललिता थोड़ी शर्मा गई। वह और राघव तो बस प्रेमी प्रेमिका होने का नाटक कर रहे थे। अब किसी ने उसे भाभी कहकर पुकारा, जिससे वह बहुत शर्मिंदा हो गई।